हाय बच्चा लोग, वेरी गुड इवनिंग। सो दिस सेशन इज, पहले थोड़ी सी कंडीशंस बता देता हूँ। ब्रॉडली दिस इज ऑल अबाउट द आंसर राइटिंग सेशन। एकदम बिगनर्स के लिए सेशन है, मतलब कि इफ यू हैवंट रिटन मोर देन 50 आंसर्स इन योर लाइफ, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए ये सेशन है। बी इट स्टेट पीसीएस, बी इट यूपीएससी, बी इट एनी ऑफ द सब्जेक्टिव एग्जाम्स, सीएपीएफ में भी आता है एंड ऑल। But if you haven't written more than 50 answers in your life, so this next 2 hours के आसपास में हम वो डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग सीखनी कैसे। अगेन वन मोर कंडीशन इज कि आज का जो सेशन होगा उसके लास्ट में मैंने कुछ होमवर्क दिए हैं। उस होमवर्क के बाद हम, दिस इज नॉट अ सिंगल सेशन, देयर विल बी सीरीज ऑफ 3 सेशंस। टुडे इज द फर्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन विल बी हेल्ड इन विच आई एम गोइंग टू गिव यू सम कंटेंट। मैं आपको कुछ कंटेंट दूंगा, आपको वो कंटेंट पढ़ना होगा, फैक्ट्स फिगर्स देखने होंगे, एग्जांपल्स होंगे, टेम्पलेट फिल करनी होगी। उसके बाद में सेकंड सेशन होगा, अगले 2-3 दिन में ही कर लेंगे। आपको कुछ 10 पेजेस का हैंडआउट मिलेगा, वो 10 पेजेस का हैंडआउट पढ़ के आप आएंगे और एक आंसर्स मुझे शो करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर में आपने जो आंसर्स लिखे हैं आप उनको अपलोड करेंगे, चाहे किसी भी फॉर्मेट में लिखे हो आपने। आपसे 1 पैराग्राफ लिखा गया हो, आपसे 2 पैराग्राफ, आप पूरा पेज लिख रहे हैं, आप पूरा आंसर लिख रहे हैं, जिस भी तरीके के बच्चे हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं कि आप मोर देन 500 किड्स हैव जॉइंड। सो आप जितना भी आता है आपको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज अनलेस एंड अंटिल वी राइट व्हाट वी आर थिंकिंग ऑन पेपर, जब तक आप इसको पेपर पे नहीं उतारोगे तब तक आंसर राइटिंग हम नहीं सीख सकते। यू अटेंड दीज 3 सेशंस विद मी फॉर नेक्स्ट, मतलब 2-2.5 घंटे का एक सेशन होगा। आप 7-7.5 घंटे मेरे साथ स्पेंड करो। आई गिव यू अ गारंटी, आई यूजुअली डोंट यूज अ लूज स्टेटमेंट। यू स्पेंड 7-7.5 आवर्स विद मी, आई एश्योर यू दैट कि अपने को एक लेवल की आंसर राइटिंग एटलीस्ट खाचा बनाना आ जाएगा कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन होता क्या है, बॉडी क्या होती है, सब पार्ट्स क्या होते हैं, टेम्पलेट कैसे है, किसमें एग्जाम्पल लिखना है, कंक्लूजन कहां करना है, डायमेंशन कैसे जनरेट करने हैं। आई हैव आल्सो गॉन थ्रू ऑल द गूगल फॉर्म में आपने जो डिटेल्स फिल की हैं कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं आंसर राइटिंग में। सो आई ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स इन दोज 7-7.5 आवर्स के जो 3 सेशन होने वाले। कुछ बच्चे हैं मेरे, ये मेधा की स्टोरी यूनिक है, मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। शी इज विद मी फॉर अ रैंक इंप्रूवमेंट बैच। सो ये यूजुअली रेलवे ट्रैफिक में पोस्टेड थे, उसके बाद इनको अपना रैंक इंप्रूव करना था बिकॉज जनरल स्टडीज में इनके मार्क्स नहीं आए थे, कम नंबर थे, 350-360 के आसपास में थे। अगर आप में से कुछ यूपीएससी देते हैं तो मस्ट बी अवेयर कि यूपीएससी में 350-360 इज कंसिडर्ड एज ए लो स्कोर। सो वो 350-360 को इस बार 463 कैसे लेके आना है, वो 110 मार्क्स का जो जंप है इंक्रीज कैसे करना है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वो मेरे पास आए थे। फॉर्चुनेटली आई वाज एबल इनफ टू हेल्प हर इन हर हार्ड वर्क एज वेल, that helped her to fetch 463 marks in GS. Similarly तेजस हैं, वैभव आनंद हैं, तेजस शारदा हैं। तो तेजस शारदा भी, इनकी स्टोरी भी यूनिक है। He met me after giving 2 mains, 2 मेंस ऑलरेडी दे चुके थे, इस फ्रॉम महाराष्ट्र। मेन से इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा था, तो 3rd अटेम्प्ट में मेरे पास आए थे 2nd अटेम्प्ट देने के बाद। इन बिटवीन 2nd अटेम्प्ट एंड 3rd अटेम्प्ट वेरी ओबीडियंट थे, बहुत अच्छा है, मेहनती है, डॉक्टर है, तो कुछ थोड़ा मेहनत किया हमने। फाइनली उस साल इनका रेलवेज हुआ 3rd अटेम्प्ट में, इस बार इनका आईपीएस हुआ है, लास्ट ईयर 128 रैंक आया। वापस से अटेम्प्ट लिख रहे हैं, हम एफर्ट्स डाल रहे हैं सो दैट ही कैन फेच गुड रैंक इन दिस ईयर। तो शुरू करते हैं। ये कुछ आप वीडियोस देख सकते हैं, टॉपर स्ट्रेटेजी देख सकते हैं, एक क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है जो आंसर राइटिंग वाला ही पार्ट है। ये सब क्यूईपी के बच्चे हैं। हाउ क्यूईपी हेल्प देम एक्चुअली टू इंप्रूव देयर, कुछ का रैंक इंप्रूव हुआ है और कुछ फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुए। जैसे बेंजो है, बेंजो गॉट ऑल इंडिया रैंक 59। This was his 4th attempt. He met me on the 3rd attempt के पास में QEP के टाइम पे मिले थे। So ये बहुत सारे बच्चे हैं, आप YouTube पे जाके इनके वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इस सेशन के एंड में मैं क्या कवर करने वाला हूं, थोड़ा सा एक नया इनोवेशन था। आप सबने QEP पॉकेट नोट्स आई थिंक परचेज किया होगा। तो ये जो QEP पॉकेट नोट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलेज दिख रहे होंगे, है ना। जैसे मेरे पास ये पॉकेट नोट्स पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है। सो इस पॉलिटी गवर्नेंस वाले में अगर मैं जाता हूं तो यू मस्ट, आपकी जितने भी डाउट्स हैं आप साइड में लिखते चले जाना बेटा, बस, है ना। whatever doubts that you have you can just list it down. At the end of the session I'm going to take all the doubts right from the first one. So ये जो फॉर्मूलेज हैं आपको जो दिख रहे हैं, ये फॉर्मूलेज को यूज कैसे करना है मैं दिखाता हूं। कुछ बच्चों ने इनको यूज करना स्टार्ट कर दिया है।
ये आई थिंक आदिश की कॉपी है, इंटरव्यू का कैंडिडेट है मेरे पास है. So do you agree with the view that the steady GDP growth rate of low inflation have left Indian economy in good shape? तो ये जो न्यू इनोवेशन है, देखिए आंसर राइटिंग में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर राइटिंग इज हाउ टू फेच 80 मार्क्स इन ईच पेपर. GS 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मैं 80 नंबर कैसे लेके आने, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. वंस आई एम श्योर अबाउट कि 80 नंबर आ जाएगा. 80 नंबर कैसे आता है? अभी 80 मार्क्स लाने के लिए आपके आंसर में बेसिक हाइजीन फैक्टर्स पूरे होने चाहिए. नो, व्हेन आई से बेसिक हाइजीन फैक्टर्स, क्या क्या आता है उसमें कि भाई 20 में से आपका 16 से 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होना चाहिए. सो टाइम मैनेजमेंट बिकम्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड क्या होने चाहिए? आपके क्वेश्चंस में इंट्रो होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए और कंक्लूजन. मतलब बेसिक स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए. आप इस चीज को समझिए, जो आपका इवैल्यूएटर है आंसर कॉपी का, वो यूपीएससी गेस्ट हाउस में स्टे करते हैं, 60 प्लस की एज होती है, दिन में 13-14 कॉपीज चेक करनी होती है. तो उस साइकोलॉजी को समझ के हमें आंसर लिखना है. ये आंसर राइटिंग कोई जादू नहीं है कि मतलब सिर्फ आईआईटी से करोगे तो अपने को आंसर राइटिंग आएगा, और अगर मैं ह्यूमैनिटी से या डिस्टेंस लर्निंग इग्नू से करोगे तो नहीं आएगा. आगे एक और बच्चे की स्टोरी शेयर करूंगा, मृदुल शिवहरे. शिवहरे in 2021 became the youngest IAS officer of India. अब थोड़ा प्रीवियसी को मैं दूर करूंगा उनकी एक चैटिंग दिखाऊंगा मैं आपको कि मेंस एग्जाम से पहले उनकी मेंटल जो सिचुएशन थी कि यार पेपर अटेम्प्ट करूं नहीं करूं, आ रहा है नहीं आ रहा है, वो किस कंडीशन से होता हुआ बच्चा फाइनली इन द वेरी सेम अटेम्प्ट ही बिकेम द यंगेस्ट IAS ऑफिसर ऑफ इंडिया. And he is not from IIT and all, ठीक है, मध्य प्रदेश के बहुत रिमोट डिस्ट्रिक्ट से आते हैं. So it is not in the genetic genes of a few individuals who are going to clear this exam. इस सिर्फ IIT से होगा तभी आंसर राइटिंग है. Ultimately all the exams, state TCS ABD या APSC level, it is all about answer writing. Answer writing is the only link between you and the evaluator, or you between the final selection. तो अगर हमने आंसर राइटिंग को पकड़ अपनी अच्छी रख ली तो इसमें तो बाकी सारी चीजें हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएंगी. ट्रस्ट मी, आंसर राइटिंग इज नॉट दैट चैलेंजिंग इफ यू हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज. सोचो, एक बच्चा जो 3, 4, 5 महीने में यूपीएससी की परीक्षा पढ़ के पास कर लेता है, एक उसमें से नाम है सिल्लीकरण, या और भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास किया. डॉक्टर आदित्य शर्मा है, सिल्लीकरण है, ऋतिका है, शिवा जोशी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 21-22 साल में इस पेपर को पास किया. अब जब आप 21-22 साल में पेपर पास कर रहे हो ना, दैट मीन्स आपकी नॉलेज 5th अटेम्प्ट और 6th अटेम्प्ट वाले से कम है. बट स्टिल आपने इसको 150 वर्ड्स में कैसे रेप्लिकेट करना है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड योर फाइनल मार्क्स. तो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, मतलब कि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, मिलेगा. फिर आफ्टर दिस 80 मार्क्स के आसपास वाले में और क्या करना है मेरे को कि ये जो क्वेश्चंस लिखने का स्टाइल है, वो क्वेश्चन लिखने का स्टाइल में लेजिबिलिटी होनी चाहिए. अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मेरी हैंडराइटिंग खराब है. देखिए, गेम हैंडराइटिंग का नहीं है, लेजिबिलिटी का है. हैंडराइटिंग इज डिफरेंट, लेजिबिलिटी इज डिफरेंट. मैं आगे कवर करूंगा कि आप कैसे खराब हैंडराइटिंग में भी लेजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं. तो लेजिबिलिटी का कंपोनेंट आपको देखना है. आफ्टर दिस बेसिक के लिए आपके बेसिक नोट्स होने चाहिए. अगर आपके पास बेसिक नोट्स नहीं है मेंस के लिए, तो आपका पेपर पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. देन यू नीड टू आउटसोर्स इट टू समबडी एल्स लाइक मी. पीयूपी शूपी यहाँ वहां कुछ करके आपको पैची वर्क में नोट्स बनाने पड़ेंगे. सो ये सारी चीजें करेंगे हम तो 80 मार्क्स तक हम पहुंच गए. अब सेकंड सवाल आता है, वेदर दीज फेचिंग 80 मार्क्स इन एवरी पेपर, 320-330 के आसपास में आया, इज सफिशिएंट टू हेल्प यू टू बिकम एन IAS ऑफिसर. देखो, अभी सबको क्या होता है, पहले तो होली PDF में नाम आ जाए बस, फिर सब रैंक इंप्रूवमेंट में जाते हैं. अल्टीमेटली आपने जॉब छोड़ी, ग्रेजुएशन किया, ये सपना देखा, इसलिए नहीं किया था आपने कि बस आप एक इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विसेज में आप जॉब कर लो या किसी भी और सर्विसेज में जॉब कर लो. यू हैव लेफ्ट ABCDE थिंग्स सो दैट यू कैन बिकम IAS, IPS और IFS. सपना वही है अपना. तो वहां का जो गैप है वो फिल होगा जब आप 80 से 100, 105, 110 इन एवरी पेपर स्कोर करोगे. अल्टीमेटली चारों पेपर मिला के आपके 420, 430, 440 नंबर आएंगे. तो वहां से 80, 85, 90 के लिए ये सारे इनोवेशंस.
कि आप 80 पे क्या एक्स्ट्रा ऐड कर दो कि आप 105, 110, 100 नंबर के आसपास में आप पहुंचे। वो ही इनोवेशन हम लास्ट क्लास में करेंगे। जो थर्ड क्लास होगी हमारी, उसमें हम वही इनोवेशन करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन फॉर्मूलाज को आपको यूज करना है। ये देखो बच्चे, इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, सो डीडी प्लस डीडी बिकम्स डीडी। अब ये फुल फॉर्म कैसे बनाने हैं, कैसे यूज करने हैं, ये सब मैं लास्ट थर्ड सेशन में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। अगेन एज आई टोल्ड यू, क्लियरिंग एनी यूपीएससी एग्जाम टू सी दैट ड्रीम इज इजी। अपन कोई भी सपना देख सकते हैं, देश डेमोक्रेटिक है, प्रॉब्लम थोड़ी है। प्रॉब्लम तब आती है जब उसके पीछे का हार्ड वर्क करना होता है और अपन एक स्टेप पीछे हो जाए, यार मेरे से तो नहीं। आई हैव सीन किड्स जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बिलो एवरेज, they were earning or they were not able to give UPPCS का एग्जाम, very low state of mind, they couldn't give UPPCS का एग्जाम बीच में, because उसके पास ट्रेवल का पैसा नहीं। तो मुझे बाद में बताया कि सर इसलिए पेपर नहीं दिया। वो बच्चे भी आज UPPCS में रैंक 9 लेके फाइनली सेलेक्ट होके बैठे। आप किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए हो, फैमिली बैकग्राउंड से आए हो, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, डिस्टेंस लर्निंग, कहीं से भी आप पढ़े हो, फाइनली हम आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। You just have to give me those 7.5 hours का attention। वरना आपके पास ऑप्शन है कि अपन साले को साला क्यों बोलते हैं कि वीडियोस देख लें यूट्यूब पे और आंसर राइटिंग। ऐसे नहीं होगा भाई, मेहनत और एफर्ट्स तो डालना ही पड़ेंगे। आप कुछ फॉर्मूलेज कैसे बच्चों ने यूज किए हैं, इन फॉर्मूलाज को किस टाइप के क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं, वो भी हम लास्ट सेशन में देखेंगे। तो एक फॉर्मूला वाला वैल्यू एडिशन है जो थर्ड सेशन में मैं आपको बताऊंगा, दैट विल हेल्प यू टू फेच। अभी आज के सेशन में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 80 नंबर कैसे ले आएंगे अपन, क्या बेसिक चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है, सो दैट यू कैन फेच 80 मार्क्स। फार्म मैकेनाइजेशन, ये छोटे छोटे माइक्रो डायग्राम्स कैसे यूज करने हैं। आपने ये बुकलेट परचेस की है, नहीं की है, देखी होंगी, जो भी कुछ होगा, बट इनको यूज कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन में कहां पे आप इन माइक्रो डायग्राम्स को यूज करोगे, ये देखेंगे हम। कैसे इंडिया का मैप बनाना है, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कि हाँ भैया कैसे हम 30 सेकंड में इंडिया का मैप बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सदर्न पार्ट ऑफ द मैप दिखाना है तो आपको नॉर्थ पार्ट ऑफ द मैप दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजों का डिस्कशन होगा जो हम थर्ड सेशन में करेंगे। डायग्राम्स का यूज कहाँ कैसे करना है एक्सेट्रा। तो अब शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन फाइनली, जिसमें आंसर राइटिंग में मैं आपको बताऊंगा क्या चीजें करें क्या नहीं करें, ताकि अपन 80 मार्क्स तो एश्योर्ड फेच कर ही लें हर पेपर। मैं भी ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जितने भी बच्चे मेरे हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप सब एटलीस्ट 30-40 नंबर आउट ऑफ 250 लाइक की सिचुएशन में है। जो बच्चे इस बार का मेंस लिख रहे हैं वो इस वीडियो को ना देखें, आपके किसी काम नहीं आने वाला है। अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि आपने आज तक कोई आंसर नहीं लिखा, आप अगर आंसर लिखने जाओगे तो 250 में से 50-60 के आसपास में आपके नंबर आ रहे हैं, आप 3 घंटे के टेस्ट को 5 घंटे में पूरा कर रहे हैं, या एक आंसर लिखने में 40-50 मिनट लगे, अगर ये आपका बैकग्राउंड है तो नेक्स्ट 2 आवर्स आपको मुझे देने पड़ेंगे। आई विल हेल्प यू टू रिड्यूस दैट पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स टू, अगर आपको 3 घंटे लगते हैं तो मैं 2 घंटे के आसपास में लेके आने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आते हैं कि यार ये जो जितने भी टॉपर्स की अपन देखते हैं, ये सब का अगर मैं एवरेज एज निकालू ना सिलेक्शन का, तो 26 to 27 ईयर्स। मेजॉरिटी ऑफ देम क्लियर दिस एग्जाम इन थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट के आसपास। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है, कॉलेज की आंसर राइटिंग और यूपीएससी की आंसर राइटिंग में जमीन आसमान का फर्क। क्यों है? बिकॉज यूपीएससी, और उसमें भी आपको ना चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे अभी हरियाणा पीसीएस हुआ था, हरियाणा पीसीएस में रैंक 1 अश्विनी, रैंक 2, रैंक 6, ये सब मेरे क्यूपी के ही बच्चे थे, और मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन वाले ही बच्चे थे। अब यूपीएससी प्रिपरेशन वाले को हल्का सा चेंज करना पड़ता है और वो स्टेट पीसीएस में अच्छी रैंक लेके आ जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर जैसे यूपीएससी 2 पेज देता है 10 मार्कर, या यूपीएससी 3 पेज देता है 15 मार्कर, एचसीएस वाले 5 पेजेस देते हैं। तो मतलब हमें कैसे डायग्राम ऐड करने हैं, बड़े बड़े फ्लो चार्ट बनाने हैं, ताकि पूरे 5 पेजेस की स्पेस को मैं फिल कर पाऊं। बट ये आंसर राइटिंग, ट्रस्ट मी, इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कॉलेज के लेवल या स्कूल के लेवल पे जो आप लिखते थे। ये रोबोटिक है। यूपीएससी की परीक्षा में जो आंसर राइटिंग होती है वो रोबोटिक है। इसमें आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है कि आई शुड हैव एबीसीडी। जनरलिस्ट का एग्जाम है, जेनरिक एग्जाम है, रिसर्च डेवलपमेंट का एग्जाम नहीं है दैट यू नीड द बेस्ट नॉलेज टू क्लियर दिस एग्जाम। नो,
You should have best answer writing skills actually to clear this exam. So problem क्या आता है कि जैसे ही हम कॉलेज से पास आउट होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ आवर फोकस गोज टुवर्ड्स कंटेंट बिल्डिंग. अपन एक फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन करते हैं, 10-12 महीने वहां बर्बाद करते हैं. सॉरी टू से, बट हाँ ठीक है, हम भी फाउंडेशन पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट सिर्फ फाउंडेशन से आपका सिलेक्शन हो जाएगा नहीं होगा. आज तक किसी का नहीं हो. फाउंडेशन के साथ साथ में आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ता है, छोटे नोट्स बनाने पड़ते हैं, कंटेंट बिल्डिंग करना पड़ता है, तब कहीं जाके फाइनल सिलेक्शन होता है. प्रॉब्लम क्या आता है, एट द इनिशियल लेवल नोबडी टेल्स अस कि ये करना है और ये नहीं करना है. तो हम क्या करते हैं, हम एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उसने बोला 3 घंटे की ये पढ़ाई है, हम वही पढ़ने लग जाते हैं, घर जाते हैं, उसी को रिवाइज करते हैं, इतने मोटे मोटे रजिस्टर्स बन जाते हैं फाउंडेशन के. आप में से भी अगर इफ सम ऑफ यू हैव जॉइंड फाउंडेशन एंड ऑल, यू कैन मेंशन द चैलेंजेस व्हिच यू हैव फेस्ड. फाउंडेशन के नोट्स बने, आपने इतने मोटे मोटे नोट्स बना लिए हैं, फाइनली क्या उससे आंसर राइटिंग हो जाएगी क्या? नहीं, उससे आंसर राइटिंग नहीं हो. आंसर राइटिंग, ट्रस्ट मी, इज अ डिफरेंट बॉल गेम. आप कम नॉलेज के साथ भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं. आज बताएंगे इसमें कि कैसे करेंगे. So average age of selection 26 to 27 years. The major problem is कि आप प्री तो पास कर लेते हो, आप मेंस नहीं कर पाते हो. ये नेक्स्ट देखो मैंने आपके लिए, ये प्री पास के बच्चे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट. अगर आप देख पा रहे हो, दिस ग्रीन इज ऑफ कौन से बच्चे ने किस अटेम्प्ट में पेपर पास किया. आप देख रहे हो ना, 20% के आसपास में बच्चा मैक्सिमम है जो थर्ड अटेम्प्ट का है. तो मैक्सिमम सक्सेस रेट यूपीएससी में आता है थर्ड अटेम्प्ट में. फिर ये 18% है जो कि फोर्थ अटेम्प्ट का बच्चा है. फिर ये सेकंड अटेम्प्ट में आता है 17%, फिर फिफ्थ आता है, फिर सिक्स्थ आता है, तब कहीं जाके फर्स्ट अटेम्प्ट आता है. मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करने के परसेंटेज आपके सिक्स्थ अटेम्प्ट वाले से भी कम है, फिफ्थ से भी कम है, फोर्थ से भी कम है, थर्ड से भी कम है, सेकंड से भी. इतने साल लग कैसे जाते हैं? इतने साल आपने ये लगाए ही क्यों? सिंपल सा प्रॉब्लम है कि हम यूपीएससी की आंसर राइटिंग को कॉलेज की आंसर राइटिंग से कंपेयर कर लेते हैं. बट कुछ तो बच्चे ऐसे भी है ना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर पास करते हैं, मतलब उसी साल ग्रेजुएट हुए, उसी साल पेपर पास करते हैं. इसका मतलब अगर मैंने आंसर राइटिंग सीख लिया विद लिमिटेड नॉलेज, तो इसका मतलब मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मुझे वो जो इतने बल्कि नोट्स बनाने हैं, फाउंडेशन करना है, 10-12 महीने लगाने हैं, वो सॉल्व हो सकता. उसी का सॉल्व करने की कोशिश मैं आज करता हूं. सिम्मीकरण, आप सिम्मी अगर इंस्टा पे या किसी और पे हैं, आप में से कुछ बच्चे जानते हैं उसको एंड ऑल करके, आप इनकी प्रोफाइल देखो, आप आज जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखो. हाउ ए सिंपल गर्ल, बैकग्राउंड अच्छा, एकेडमिकली अच्छे हैं, आईटी बॉम्बे से, आईटी का बच्चा हो गया तो हो गया. बट शी मेट मी ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द प्रीलिम्स. 3-3.5 महीने हमने मेहनत किया है क्यूटीआई ने एंड ऑल की बच्ची की. फाइनली क्लियर द एग्जाम इन दैट सेम ईयर, गॉट ऑल इंडिया रैंक 31. सिमिलरली एक उन्हीं की बैचमेट है नुपुर का फाइनल पेपर पास हुआ 6 अटेम्प्ट. शी गेव इंटरव्यू 3 टाइम्स, पास नहीं हुआ था. कभी इंटरव्यू में मेंस में रुक रहे थे, कभी और 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ. बट दोनों बैचमेट्स, शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 11 एंड शी गॉट ऑल इंडिया रैंक 30. अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग. जिस बार में उनकी आंसर राइटिंग की क्वालिटी यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स के इक्विवेलेंट हो गया तो फाइनल सिलेक्शन हो गया. ये कुछ पुरानी चैटिंग्स हैं. देखिए, हम वो बाबा तो है नहीं, सिलेक्शन होने के बाद कंधे पे हाथ रख देंगे और रील बना के वीडियोस चला लेंगे. थोड़ा मेहनत करना पड़ता है. ये शुभम बच्चा है, रैंक इंप्रूवमेंट का बच्चा था मेरे पास. ऋतिका है, शी वाज विद मी फॉर फ्रॉम हर कॉलेज डेज. हर बच्चे की अपनी चैलेंजेस आते हैं प्रिपरेशन में. इफ यू थिंक कि आपके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, नहीं भैया, दुनिया में चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं. यू आर नॉट द ओनली वन. तो एक तो हमें प्रिपरेशन के टाइम पे, मतलब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यू हैव टू बी टफ इनफ. अगर आप टफ नहीं है बोथ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में, फिजिकल और मेंटल हेल्थ में, तो ये एग्जाम बहुत सिंपल नहीं होने वाला है. एंड यूपीएससी और द कंपटीशन इज नॉट गोइंग टू बी सिंपल टू यू ना. कि चलो भैया ये हम्बल बैकग्राउंड से आता है, पेरेंट्स नहीं है, ब्रदर का डेथ हो गया, डिसेबल हो गया, तो उसको हम पेपर पास करा देते. ऐसा नहीं होने वाला है. तो अगर ऐसा नहीं होगा तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हार्ड वर्क. अगर आप राइट डायरेक्शन में फोकस करके इस एग्जाम पे फोकस करेंगे, पेपर पास होता है. ये मृदुल की मैं बात बता रहा था आपको. अब सॉरी मृदुल भाई, तेरी चैट्स दिखा रहा हूं मैं, बट कोई बात नहीं. अब उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है, ये है 24 दिसंबर का. आई थिंक मेन से 12-13 दिन पहले, कोविड के टाइम पे पोस्टपोन हुआ था. सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आई एम योर क्यूपी बैच स्टूडेंट. दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड बिफोर प्रीलिम्स. नाउ अगेन व्हेन द मेंस इज देयर, माय मेंटल हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग एट ऑल.
still in hospital, I'm feeling I don't know anything, I'm feeling that I should not appear. ये वो सिचुएशन है बच्चे की जो आगे जाके फाइनली इंडिया का यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनने वाला है, सेम ही अटेम्प्ट में। तो जब भी आपको ये लगे कि आपकी नॉलेज बेस कम है, आपका कंटेंट बेस कम है, तो नॉलेज और कंटेंट से सिलेक्शन नहीं होता। बिकॉज क्यूपी का बच्चा था, मैंने आंसर्स देखे थे, आई आज दिन की एक बार कॉल कर कुछ वीक लगा, थोड़ा सा एथिक्स का मॉड्यूल दिलाया, बच्चा भी अच्छा था कि एग्जाम से 12 दिन पहले अगर टीचर बोल रहा है कि भाई तेरा एथिक्स कमजोर है, 4 वीडियोस या 5 वीडियोस का एक सेशन तेरे को और करना पड़ेगा, उसको वो देख भी रहा है, फिर एग्जाम भी दिया, और एंड ही इज नॉट फ्रॉम आईआईटी। तो इसका मतलब सिर्फ जेनेटिक इंटेलेक्चुअल जीन्स की वजह से आपका पेपर पास नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क। आई थिंक ये पहला आईएएस है अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट आईएएस इन इंडिया, पूरे डिस्ट्रिक्ट से अपना पहला आईएएस बना। एनीवेज, ये सब बीच की कहानी बताने का रीजन ही यही है कि यूपीएससी इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग के लिए क्या सिर्फ नॉलेज इनफ है? क्या नहीं, सिर्फ नॉलेज से आपका पेपर पास नहीं होगा। आंसर्स लिखने का अपना एक खुद का स्टाइल होता है, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए फैक्ट फिगर कैसे लाने उसका स्टाइल होता है। अब होता क्या है ना, बच्चा एक बेस लेवल से शुरू करता है और फाइनली वो श्रुति शर्मा की आंसर कॉपी देख लेता है जिसके 492 494 मार्क्स, और फिर वो रिजाइन करके बैठ जाता है, मुझसे तो आंसर होंगे। अब 2 महीने 3 महीने 4 महीने उस आंसर राइटिंग पे फोकस करिए, इट इज डूएबल, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर आप पहले ही दूर बैठ जाएंगे कि नहीं ये तो मेरे से पास होने वाला नहीं है, तो फिर हम कभी सीखेंगे ही नहीं ना, और थिंग्स जो हम लर्न नहीं कर सकते हैं उसमें हम कभी मास्टरी नहीं कर पाएंगे। इस पे कोशिश करते हैं, बच्चे के लिए दुआ कर लेना, ठीक है? ऑल ऑफ यू, योर फर्स्ट वर्क दैट यू हैव टू डू इज प्रे फॉर दिस गाय। ट्रस्ट मी, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एस्पिरेंट्स व्हिच वी नो। अब जैसे 1-2 साल में, मैं आई थिंक 6 साल से यदि आईएएस सब चल रहा है, तो 3 ऑल इंडिया रैंक बनाए हैं हमसे। अब मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि क्या हम 500 मार्क्स जीएस में ला सकते हैं क्या? अभी मैं काफी ओपनली अपने क्यूटी बैच के बच्चों को प्रेशर डाल रहा हूँ, सॉरी, कि भैया अपने को एक बच्चा ऐसा चाहिए मिनिमम जिसके जीएस में 500 नंबर लाए। कोशिश है, चलो देखते हैं। तेजस, जुबिन वाज आल्सो, जुबिन जब 2018 में आए थे तब तो मेरे पास सिर्फ इंटरव्यू का स्टूडेंट था। फाइनली ही मेट मी। अब उस 2000 आईपीएस बन गए थे फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में। उसके बाद रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आए थे। मतलब मैं सिर्फ इंटरव्यू के बच्चे को बहुत क्लेम नहीं करता हूँ कि वो मेरा बच्चा था, ठीक है? इंटरव्यू में 30-35 मिनट में आप कितना इनपुट दे पाएंगे। मेजरली जो बच्चे मेरे पास होते हैं वो मीन्स वाले होते हैं। तो ये हुआ था, इस बार भी हमारा बच्चा ही था वो 18 में, बट 18 में सिर्फ इंटरव्यू का बच्चा था। देन क्यूपी में एनरोल किया, आईएनए में एनरोल किया, आंसर राइटिंग वाले पार्ट में देखा, एटसेट्रा एंड ऑल, एंड फाइनली 2019-2020 में ऑल इंडिया रैंक 46 लेके आए। गौरव बुडानिया है, इसका नाम तो सुना होगा आपने, एकदम बढ़िया बोलता है। बुडानिया का एक वीडियो है कि मैं बाली की तरह हूँ, आप सामने वाले की 50% एनर्जी ले देता हूँ। सो बुडानिया स्टेट पीसीएस पहले पास किया राजस्थान, फिर यूपीएससी दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 13 लेके आए थे। रुपेश इज अ क्लोज फ्रेंड नाउ। रुपेश विजुअली इंपेयर्ड है। He decided to give this exam at the age of 34-35 years. बैंक में जॉब करते थे, बैंक की जॉब छोड़ी, सिंगल मदर है, जॉब छोड़ के he took a rest, finally gave the exam, cleared this exam in the very first attempt. काफी न्यूज में आप पढ़ेंगे इनके बारे में। He was ADC चंडीगढ़, थोड़ा सा गूगल करिएगा इनके बारे में। अब आते हैं यूपीएससी के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और क्या आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आपके साथ में कि व्हाई यूपीएससी इज नॉट आर्टिफिशियली कंपार्टमेंटलाइजिंग द यूपीएससी के जीएस के पेपर। अपने को पता है जीएस में यूपीएससी ने सिलेबस तो दिया, 4 पेपर हैं। जीएस 1 में क्या क्या आता है? जीएस 1 में हिस्ट्री आता है, जीएस 1 में ज्योग्राफी आता है, जीएस 1 में सोसाइटी आता है, जीएस 2 में पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है, सोशल जस्टिस आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, जीएस 3 के अंदर इकोनॉमिक्स आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, साइंस एंड टेक आता है, एनवायरमेंट आता है, इंटरनल सिक्योरिटी आता है, फिर एथिक्स आता है। ऑल्दो यूपीएससी गेव ए सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी जीएस पेपर, बट प्रॉब्लम कहां आता है? प्रॉब्लम आपको अभी मुझे चैट पे बतानी है कि भैया ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। नो, व्हाट यू हैव टू टेल मी इज इन दिस फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको। देखो मैं बताता हूं। क्वेश्चन 1 अब आप लिखेंगे ये हाइफन डाल के कि जीएस 2 में आना चाहिए, 3 में आना चाहिए, किस में आना चाहिए? क्वेश्चन 2 जीएस 3, क्वेश्चन 3 जीएस 1। इस फॉर्मेट में आप मुझे अभी मैसेज करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, डिस्कस द कंसीक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 1,
Why did human development fail to keep pace with the economic development in India? Question number 2. मैं आपको वापस से सिलेबस दिखा लेता हूं. Question 1, history, geography, society. 2, governance, polity, social justice, IR. 3, economic development, science and technology, biodiversity, environment, disaster management, security. अब आपको मुझे बताना है कि ये तीनों क्वेश्चन कौन से पेपर से आइडियली आना चाहिए. आप जो बताएंगे मैं यहां फिल कर दूंगा. लिखो भाई लोग. राइटिंग 2 आंसर्स पर डे. कुछ बच्चों ने लिखा है, देख भाई सीधा आंसर राइटिंग में इफ यू थिंक यू विल गो, कुछ नहीं होता उससे. मैंने इतने रजिस्टर भरे हुए बच्चों को फेल होते हुए देखा. बिकॉज आंसर राइटिंग से पहले आपको थिंकिंग करना पड़ेगा कि वो गलत क्या हो रहा है. जब तक आप उस थिंकिंग प्रोसेस में नहीं जाओगे, नो लॉजिक ऑफ आंसर राइटिंग. आप आज वीडियो देखेंगे आनंद शर्मा का, मेट मी, जब 4 प्रीलिम्स नहीं हुए थे दिस ईयर, मेंस में मेरे साथ में थे, गॉट ऑल इंडिया रैंक 239 या 238 आया है उनका. ईडब्ल्यूएस में थे वो, आईएएस मिला इस बार में. कितने टेस्ट लिखे होंगे? 4 या 5. हाँ, क्लास में एक आंसर्स मुझे जरूर दिखाते थे वो. सिमिलरली सिम्मी करण ऑल्सो, देयर आर लॉट ऑफ. अभी दिन तेजस की मैं बात कर रहा हूं, इस साल के लिए उन्होंने अब तक 30 सवाल 40 सवाल भी नहीं लिखे. नॉट इवन 30 और 40 आंसर्स, बिकॉज नाउ वी आर फोकसिंग अपॉन द ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट. सो डोंट एंटर इनटू दैट पार्ट कि मैं हर दिन 4 सवाल. उसका भी एक स्टेज आएगा when you have to write 5 questions per day, alternate days में 10 questions. बट अभी हम उस पर नहीं पहुंचे. अगर आप स्टार्टिंग से आंसर राइटिंग में घुस जाएंगे, will not be sufficient for you. Okay, majority of you are saying question number 1 is 1, 2 is 3, 3 is 3. 1, 3, 3. चलो कर लेते हैं भाई. 1, 3 and 3. और करके मत बता. 2 ऑप्शन नहीं होने पास. डोंट गिव मी 2 ऑप्शंस. ठीक है, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू मेंशन दिस ओनली 1, 3, 3, 3 एंड ऑल. चलो देखते हैं यूपीएससी ने किस उस पर पूछा अपने को. देखो कुछ गड़बड़ हो गया भाई. एज वी कैन सी दैट यूपीएससी आस्क्ड दीज क्वेश्चंस इन सम अदर पेपर. ये तो चलो जीएस 1 में पूछ लिया, ये भी जीएस 1 में पूछ लिया, ये भी जीएस 1 में पूछ लिया. अब सोचो, रिमेंबर दैट डे इन विच, आपको पता है कि ये इसका सिलेबस पैटर्न क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है. फर्स्ट डे आपका एग्जाम होता है एसए का. सेकेंड डे आपका एग्जाम होता है GS1 एंड GS2. थर्ड डे आपका एग्जाम होता है GS3 एंड GS4. अब सोचो, आपने अपने नोट्स बना रखे हैं, छोटे नोट्स बनाए 50 पेजेस 100 पेजेस वाले. अल्टीमेट डे की बात कर रहा हूं मैं. अब उस अल्टीमेट डे में एसए के एग्जाम के बाद आप सिर्फ GS1 और GS2 पढ़ के जाओगे. कुछ नोट्स जो आपने GS3 के लिए बनाए हैं, आप सेकेंड डे से पहले यहां उसको रिवाइज नहीं करोगे. बट आपके हिसाब से वो GS3 का पार्ट था. अब आओ इस पे. यू थिंक दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ GS3, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ GS3. इट मीन्स द नोट्स रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स you must have included only in GS3. प्रॉब्लम क्या आएगा कि जब आपने इस दिन इसको रिवाइज किया ही नहीं, तो अपने वो 50 पेज का रिवीजन जिसके 2 पेजेस आपने उस टॉपिक के बनाए थे, उसका अपने को लॉस हो गया. तो जो एक्स्ट्रा एज में लेने वाला था उसका लॉस हो गया. तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है कि कौन सा टॉपिक किस उसमें पूछने वाला है. एक और एक्सरसाइज कराता हूं. ऐसा नहीं है कि मैंने क्वेश्चन ही बहुत किए हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको. अब ये आया 4, 5, 6, 7. नाउ यू हैव टू टेल मी क्वेश्चन 4 बिलोंग्स टू विच पेपर, 5 बिलोंग्स टू विच पेपर, 6 बिलोंग्स टू विच पेपर, 7 बिलोंग्स टू विच पेपर. अब बोलो कि कौन सा सीपीईसी वाला किस में आएगा, नीति आयोग वाला किस में आएगा, नीति एंड ऑल, IRNSS साइंस वाला किस में आएगा, कीन इंटरेस्ट इन आर्कटिक रीजन IR वाला, इंटरनल सिक्योरिटी किस में आएगा. आपको बताना है अब ये 4, 5, 6, 7. And my voice is clear, right? Okay. चलो बहुत सारा आप लोगों ने लिखा है. So economic corridor वाला one belt one road initiative you have mentioned, it should come in GS paper. क्या देखें 2.
या 3 लगा लो, सम ऑफ यू हैव आल्सो मेंशन 3, चलो 3 लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 और 3 कर लेते हैं. Then we have what are the principles followed by Niti Aayog? You have mentioned 2. Majority of you have mentioned GS paper 2. ठीक है. फिर ये वाला आपने GS3 लिखा है, IRNSS GS पेपर 3. और कीन इंटरेस्ट इन आर्कटिक रीजन आपने लिखा है ज्यादातर GS पेपर 3. अब देखते हैं यूपीएससी ने कहां पूछा है ना. तो भाई लोग देखो 2 और 3 दो ऑप्शन थे, तो चलो फिर मैं मान लेता हूं ये ठीक है. 2 आया 3 में पूछा, 3 आया 1 में पूछा, 3 आया 1 में पूछा. कुछ तो गड़बड़ चल रहा है ना. व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? फाइनल कंक्लूजन ये है कि हमें थीमेटिक पढ़ना है. कि अगर मुझे पॉवर्टी पढ़ना है, सो पॉवर्टी कैन बी आस्क्ड इन जीएस पेपर 1 सोसाइटी, can be asked in GS paper 2 social justice, can be asked in GS paper 3 economic, can be asked in GS paper 4 as well. अगर आप गुड गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, गुड गवर्नेंस कैन बी आस्क्ड इन जीएस पेपर 1 सोसाइटी, कि अगर गवर्नेंस अच्छा होगा तो अर्बनाइजेशन अच्छा होगा. कैन बी आस्क्ड इन जीएस पेपर 3 कि अगर गुड गवर्नेंस अच्छा होगा तो उसका इंडिया 2047 में विश्व गुरु बन जाएगा, इकोनॉमिक डायमेंशन. कैन बी आस्क्ड इन जीएस पेपर 4 एज वेल. सोशल कैपिटल लास्ट ईयर ही पूछा है जीएस पेपर 4 में. सो आपको थीम वाइज पढ़ना पड़ेगा. अनलेस एंड अनटिल यू कवर द टॉपिक्स थीम वाइज, तो कुछ ना कुछ पार्ट अपना छूटने वाला है. हर थीम के अंदर एक पैराग्राफ अपन पेपर वाइज डाल सकते हैं कि इफ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन जीएस पेपर 1 आई विल ऐड दिस एक्स्ट्रा. अगर आपका पॉवर्टी जीएस 1 में पूछ रहा है तो सोसाइटल एंगल ज्यादा डालेंगे. वहीं जीएस 3 में पूछ रहा है तो इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी ज्यादा एंगल डालेंगे. 4 में पूछ रहा है तो एथिकल डायमेंशन ज्यादा डालेंगे. 2 में पूछ रहा है तो गवर्नेंस वाला, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा डालेंगे. पॉलिटिकल विल ज्यादा डालेंगे. इंटरनेशनल वाला एंगल ज्यादा डालेंगे. सो एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा हो सकता है, बट अल्टीमेटली आपको थीम वाइज में पढ़ना पड़ेगा. वो लास्ट में आता हूं. दिस इज व्हाट सेकंड क्या हुआ, ओवरकमिंग टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट. फिक्स्ड है. If you have to write any question in 150 words, it's challenging. If you have to write the same topic in 400 words, it's simple. बहुत सारी कहानी लिखूंगा मैं कि यहाँ नेहरू जी से शुरू कर लेते हैं. नेहरू was the first prime minister of the country. He gave this to this. He died on this. Question तो आया है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंप्रूव करने में क्या योगदान था. So unless and until our studies are pointed, pin pointed नहीं है, मेरे नोट्स पिन पॉइंटेड नहीं है, टॉपिक वाइज नहीं है. हाँ, उससे मुझे याद आया कि ये सम ऑफ यू वांट्स टू डू द सेल्फ स्टडी वाला पार्ट. और अगर आपके पास कंटेंट अवेलेबल नहीं हो रहा है, अगर आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है इंग्लिश में, अभी सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है यार ये. अगर इंग्लिश का कंटेंट, मेंस रेडी कंटेंट आपके पास में नहीं है, सो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये 12 बुकलेट्स प्रोवाइड करा रहे हैं. आपको जाके सिर्फ वेबसाइट पे जाना है. मेन वेबसाइट पे आप दी IASub मेंस बूस्टर सीरीज करके सर्च कर सकते हो. नहीं तो आप मेन वेबसाइट पे जाना theisub.com. वहां पे फ्री इनिशिएटिव्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ मेंस मार्क्स बूस्टर मिल जाएगा. उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पहुंच जाएंगे. यहां पे क्लिक करिएगा, डाउनलोड फॉर फ्री पे जाना है. और ये सारी बुकलेट्स हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल प्रोवाइड करा रहे हैं. आपको डाउनलोड करना है, आपको हैंडआउट मिल जाएंगे. जैसे अगर इंडियन पॉलिटी है, एथिक्स है, गवर्नेंस है. देखते हैं अगर डाउनलोड हो गया. ये हो गया तो ये ड्राइव में ओपन हो रहा है. आपको यहां जाके जितने भी पेजेस गवर्नेंस के लिए एग्जाम रेलेवेंट है, 80 पेजेस के अंदर हमने गवर्नेंस की PDF आपको अवेलेबल कराई है. हम इसकी हार्ड कॉपी भी सोच रहे हैं कि इनकी हार्ड कॉपीज भी हम स्टूडेंट्स को अगर अवेलेबल करा पाए में चीपेस्ट रेट पॉसिबल उस वाले पार्ट में. सो वो अभी इन प्रोसेस है. तो एथिक्स, गुड गवर्नेंस का जो भी सिलेबस है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, डेवलपमेंटल प्रोसेस और डेवलपमेंटल इंडस्ट्री, एनजीओ प्रेशर ग्रुप्स एंड ऑल है, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस है, ये सब सिलेबस वाइज मिलेगा भाई आपको, है ना. जो भी यूपीएससी का सिलेबस है वो प्लस यूपीएससी के PYQs उन टॉपिक्स पे क्या क्या है. पढ़ना कैसे अपने को, पढ़ना ऐसे अपने को पहले PYQs पे जाना है. PYQs पे समझना है विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी इज आस्किंग, और फिर आपको कंटेंट पे जाना है. ठीक है. इट हैज टू बी ए रिवर्स वे प्रोसेस. इट शुड नॉट बी लाइक कि आपने पहले ऊपर का पढ़ लिया. पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस टॉपिक पे यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है.
सो आपने फर्स्ट टॉपिक देखा जैसे ही है, तो आप फर्स्ट टॉपिक के पहले पीवाईक्यूज पे जाके पढ़ेंगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी इज आस्किंग फ्रॉम दीज टॉपिक्स. सो 2013 ऑनवर्ड, जब से पैटर्न चेंज हुआ है से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं वो हमने यहां पीवाईक्यूज में आपको प्रोवाइड कराए हैं. सो आप उससे रिलेटेड डेफिनेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अच्छा खासा कंटेंट है जो बच्चे रैंक इंप्रूवमेंट में भी यूज कर रहे हैं. इसको बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट का कंटेंट है तो इसका डेटा हम नहीं रखते हैं कि कौन से किस बच्चे ने पढ़ के इसको, बट आप देखेंगे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगे, रैंक इंप्रूवमेंट के बच्चे भी इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं. सो आप मेंस बूस्टर सीरीज से, अगर आपके मेंस के नोट्स नहीं बने हुए हैं, आप इनको देख के प्रिंट आउट निकाल के आप इनको पढ़ सकते हैं. आप एक हफ्ता अगर वेट कर सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर कमिंग अप विद अ हार्ड कॉपी ऑफ मेंस बूस्टर सीरीज इन द बुकलेट फॉर्मेट. जैसे हमने ये बुकलेट्स बनाई है वैसे ही पूरा A4 साइज की बुकलेट्स हम मेंस बूस्टर सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं. चलो, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, हम आए ओवरकमिंग टाइम एंड स्पेस कंस्ट्रेंट. देखो 3 घंटे मिलते हैं, 180 मिनट्स, 20 क्वेश्चंस हैं, तो डिवाइड कर दो 180 डिवाइडेड बाय 20, ऑन एन एवरेज आपको 8 से 9 मिनट के आसपास में मिल रहा है. नाउ इफ यू आर गेटिंग 8 to 9 मिनट्स, उसमें से 30 सेकंड्स और 1 मिनट यू नीड टू स्पेंड ऑन रीडिंग द क्वेश्चंस, जनरेटिंग द डायमेंशंस, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, कहां एक्स्ट्रा डायग्राम बनाऊंगा, कहां एक्स्ट्रा डायग्राम बनाऊंगी, कहां फैक्ट्स लिखूंगी, उन सब में इसका मतलब आपके पास 7 से 8 मिनट है टू राइट एनी आंसर. अब इफ यू हैव टू फिनिश योर आंसर इन 7 to 8 मिनट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू डू इट? यस. कैसे करेंगे? तो इसमें हम कुछ टेम्पलेट्स बनाएंगे कि अपने को कुछ क्वेश्चंस में टेम्पलेट्स बनाने हैं. अब वो टेम्पलेट आपको कैसे हेल्प करता है वो बताता हूं. देखो 20 सवाल पूछता है यूपीएससी, 20 सवाल में से 6 से 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20, 6 to 7 क्वेश्चंस मिनिमम, ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, यू कैन फिनिश थ्रू टेम्पलेट्स. मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ये सेकंड क्लास के लिए है, ठीक है. कौन सी टेम्पलेट हो सकती हैं, किस टेम्पलेट को कितना फोकस करना है, ये सब हम सेकंड सेशन जो 2-3 दिन बाद करेंगे उसके अंदर, ये सब टेम्पलेट्स हैं. इसमें से कुछ टेम्पलेट की प्रैक्टिस मैं आपको कराने वाला हूं. जैसे आज मोस्ट प्रोबेबली मैं कुछ एग्रीकल्चर का एक रफ आइडिया दूंगा आपको कि ये एग्रीकल्चर है, नीड ऑफ एग्रीकल्चर में क्या क्या आएगा, कैसे पीवाईक्यूज के अंदर आप नीड ऑफ एग्रीकल्चर को लगाएंगे. ये सारे पीवाईक्यूज के अंदर मैंने वो टेम्पलेट फिक्स किया है कि 2013 से लेके 2023 तक जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए हैं उसमें नीड ऑफ एग्रीकल्चर की टेम्पलेट कहां लग रही है, चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर की टेम्पलेट कहां लग रही है, और इसके मॉडल आंसर भी मैं आपको दूंगा. ये है वो जो मैंने इसका क्यूईपी, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यार मैं, कि ये क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने पीवाईक्यू के पूछे हैं, उसमें से टीपाई की टेम्पलेट कहां लग रही है और चैलेंजेस की टेम्पलेट कहां लग रही है, ये मैं आपको क्लास में करा दूंगा. टीपाई है क्या, पिट्स है क्या, सेकेंड सेशन में कराऊंगा. टीपाई में करीब करीब 4-5 क्वेश्चंस और 4-5 क्वेश्चन पिट्स के मैं आपको फिल कराऊंगा क्लास के अंदर डिस्कशन में, और फिर आपको ये एक मॉडल आंसर की कॉपी भी दे दूंगा. पूरी नहीं देंगे बिकॉज ये क्यूईपी बैच के स्टूडेंट्स का है, तो उन्होंने जितने भी नीड टीपाई वाले पार्ट लगाए हैं वो सब आपको मिलेंगे 1-to-1 मैपिंग के साथ में. मैंने आपको टेम्पलेट दिखाया ना कि इंक्लूसिव का डायमेंशन होना चाहिए, पावर्टी का, डिमांड क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला एंगल, ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे. ये फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे रोल ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन पॉवर्टी, एलिवेशन इन पॉवर्टी, प्रॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या बेनिफिट है उसके, हाउ एमएसपी विल रेस्क्यू फार्मर्स फ्रॉम दिस. तो ये पूरे जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने अब तक पूछे हुए हैं उन सब में टेम्पलेट कैसे लगेगी वो फिल करा है. एक बार ये टेम्पलेट वाला गेम समझ में आ गया ना, तो यूपीएससी के 6 से 7 सवाल तो अपने को कोई दूर नहीं लेके जा सकता. So अगर 6 से 7 क्वेश्चन हम लेस टाइम में लिख रहे हैं, इज ऑल्सो गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम. तो कोशिश वही रहनी है, जरूरी नहीं है टेम्पलेट आपको कोई सिखाए ही तभी आएगा. इन 7-7.5 घंटों में मैं इनफ इक्विप तो कर दूंगा आपको ताकि आपको ये टेम्पलेट का गेम समझ में आए. आजकल आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, टेम्पलेट 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 टेम्पलेट, यूज कैसे करना है वो अपन 7-7.5 घंटे की इन क्लासेस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. अब फिर आया कि 80 से 105 कैसे जाना था. 80 से 105 के लिए सब चाहिए. आपको केस स्टडी लिखना है हर आंसर में, कीवर्ड्स लिखना है, फैक्ट शीट लिखना है, माइंड मैप्स लिखना है, स्पीचेस डालनी है, डेफिनेशंस होनी चाहिए, एक्रोनिम होना चाहिए, रेडीमेड आंसर राइटिंग टेम्पलेट्स होनी चाहिए. ये सारी चीजें करेंगे तो हम 80 से 105 के आसपास में जा पाएंगे. दिखाता हूं कि कैसे टॉपर्स ने यूज किया. आप देखो कि यहां पे उन्होंने ई तालीम बिहार के अंदर और MOOC का सिस्टम कैसे लगता है. तो आप केस स्टडीज को एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो.
आज की क्लास अगेन आई एम शेयरिंग विद यू कि टुडेज क्लास इज ओनली टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर कि अल्टीमेटली जाना कैसे है। सेकेंड क्लास में मैं आपको टेम्पलेट्स लगाते हुए थोड़ी चैलेंजिंग क्लास होती है सेकंड, बिकॉज उसके अंदर मैं आपसे काम कराता हूं और किसी से भी काम कराना सबसे मुश्किल है, क्योंकि अपने को तो आदत है कि मास्टर साहब एक आशीर्वाद दे दें अपने को और मेरा पेपर पास हो जाए। मैं मास्टर साहब को 1.5 लाख रुपए दे दूंगा, क्योंकि 20,000 में अगर मास्टर बोल रहा है कि पेपर पास हो जाएगा तो ये तो झूठ बोल रहा है। 20,000 में या 5,000 2,000 बोल रहा है, उसमें तो पेपर पास हो नहीं सकता। तो अपने को क्या करना है, अपने को 1.5 लाख रुपए स्पेंड करके एक फाउंडेशन की क्लास लगानी है। जिस फाउंडेशन क्लास में हम 10 महीने जाएंगे वहां पे पेपर की इनफ प्रिपरेशन हो जाएगी और मेरा पेपर पास हो जाएगा। जिन्होंने फाउंडेशन किया है उनको पता है कि ये झूठ है। आप फाउंडेशन चाहे कहीं से भी कर लें, सिर्फ फाउंडेशन से पेपर पास नहीं होता है। इट इज एन हार्ड वर्किंग प्रोसेस। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट्स नहीं डालोगे, वो सीखोगे नहीं। आज जो क्लासेस हैं हमने कुछ 500 का ही लिया था, वो भर गया। एनीवेज सेकंड क्लास में आप देखोगे कि इस 500 में से 200 बच्चे गायब हो जाएंगे, बिकॉज हमें सिर्फ सपना देखना है बड़ा। उस बड़े सपने के हिसाब से मेहनत थोड़ी करनी है अपने को। और मेहनत, क्योंकि अपने को तो रील देखने में मजा आता है, तो मुझे रील देखनी है। रील देखते 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 मैं सपनों में खो जाता हूं कि हाँ मैं IAS बन गया हूं, वही वाले वीडियो देखने लगेंगे। ऐसे नहीं होता यार। वी कांट फेक आवर सेल्फ, वी हैव टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद ईच अदर। सो अनलेस एंड अनटिल यू पुट इन द एफर्ट्स, तब तक बात नहीं बनेगी, पेपर पास नहीं होने वाला है। सेकंड क्लास करनी है आपको, थर्ड क्लास करनी फ्री है ना, वैसे भी तो टाइम बर्बादी करते हो आप। मौका तो दो यार, कम से कम 7 घंटे के वीडियो तो देखो, 7 साढ़े 7 घंटे के, फिर देखेंगे कहां तक पहुंचते हैं। राइट हैंड साइड में अपन डायग्राम बना सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं कुछ कुछ केस स्टडीज। फिर सेकंड आता है कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। तो कीवर्ड का यूसेज देखो टॉपर्स ने, ये आकृति सेठी एक बच्ची थी, 5 प्रीलिम्स नहीं हुए थे उनके। परसिवरेंस देखो बच्ची का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आती हैं, 5 प्री नहीं होने के बाद भी लास्ट अटेम्प्ट में व्हेन शी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू राइट मेंस शी बिकेम IAS। तमिलनाडु कैडर की बच्ची है, अभी इसी लास्ट ईयर में ही बने हैं बस। सो हाउ टू यूज कीवर्ड्स इन द वे फॉरवर्ड, ये देख लो आप, ये सामने सामने कैसे कैसे, ये समीकरण के आंसर्स हैं, कैसे कैसे यूज करना है। अभी अपने को बस समझना है। आपको एक आइडियली इस क्लास के टाइम पे पेन पेपर लेके बैठना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं और क्या आपके चैलेंजेस हैं, आप मुझे चैट विंडो में बताते जाएंगे। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इनटू दिस। फिर आया फैक्ट्स को कहां कहां यूज करना है। सो इंट्रोडक्शन में यूज किया है कि कार्बन फुटप्रिंट, तो हमने जो 1% डेटा दिया है ना आपको, काफी सारे इसमें जो 1% डेटा दिया है कि 1% इंक्रीज करोगे तो इतना परसेंट पॉवर्टी कम हो जाएगा, 1% GDP बढ़ाओगे तो पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ जाएगा। तो वो 1% डेटा को आपको इंट्रोडक्शंस में यूज करना है। डायग्राम्स कैसे बनाने हैं वो यूज कराएंगे। फिर ये माइक्रो डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, ये सिम्मी की कॉपी है, ये श्रुति शर्मा की कॉपी है कि आप वे फॉरवर्ड में 3I अप्रोच कैसे यूज करेंगे। फिर आया सिग्निफिकेंस, ये मैं अभी सिर्फ आई एम जस्ट गिविंग यू सम हिंट्स, है ना। अब फिर आता है ये टेम्पलेट की दुनिया क्या है। ये मैजिक है कि अगर टेम्पलेट हम एक बार बनाना समझ गए और उसको फिल करना समझ गए तो फिर समझ लो आपको आपके जिस क्वेश्चन में 7.5 मिनट लगते हैं उस क्वेश्चन को हम 5 मिनट में लिख सकते हैं। बट क्या ये बहुत सिंपल है? क्या नहीं, सिंपल नहीं है, चैलेंजिंग है। 15 दिन लगते हैं एक टेम्पलेट की मास्टरी करने में, मतलब जिसमें आप 4-5 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करोगे, कुछ सारे PYQs में उसको अप्लाई करोगे, तो कुछ मिला के 15 दिन में एक टेम्पलेट आपकी फ्रीज हो जाती है। तो एज वी डिस्कस, ये PYQs थे एग्रीकल्चर के, ये सेकंड क्लास के लिए हम कवर कराएंगे, इसमें पिट्स में कैसे डालना है एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। सपोज ये क्वेश्चन है, among several factors of India's potential growth rate, savings rate is the most effective one। आपको मुझे क्या बताना है, आपको मुझे इसकी अलग अलग हेडिंग बतानी है। जैसे कि आपने सपोज करो ये मेरा एक 10 मार्कर क्वेश्चन है, 2 पेज मिलेंगे आपको 10 मार्कर में। अब 2 पेज में आपने यहां क्वेश्चन आया, यहां से आपका आंसर स्टार्ट हुआ, आंसर को आपने यहां तक फिनिश किया, यहां से आपकी बॉडी स्टार्ट होगी जिसको आपने एक बॉक्स में डाल दिया, यहां हेडिंग लिख दिया आपने एटसेट्रा एंड ऑल। यहां से आपका फर्स्ट पॉइंट, यहां सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। यूजली 10 मार्कर में 2 पार्ट पूछता है, तो यहां आपकी सेकंड हेडिंग फिनिश हो गई, यहां फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। यहां आपने कोई छोटा सा माइक्रो डायग्राम बना दिया
एंड हियर कम्स द कंक्लूजन वाला पार्ट एटसेट्रा 3 लाइन. ये आपका रफ स्ट्रक्चर बनेगा फॉर ऑल द 10 मार्कर आंसर्स. नाउ यू कैन पुट दिस माइक्रो डायग्राम हियर और यू कैन पुट दिस माइक्रो डायग्राम हियर. इसको नीचे खींच के ले जाएंगे तो यहां तो बॉडी थोड़ा नीचे से शुरू हो जाएगा, बट स्ट्रक्चर यही बनने वाला है मेरा 10 मार्कर क्वेश्चन का. सेकंड आता हूं इसी के एक्सटेंशन में. एज वी नो फॉर अ 10 मार्कर क्वेश्चन यूपीएससी डिमांड्स यू 150 वर्ड्स दैट यू हैव टू राइट इन 2 पेजेस. सो इफ यू हैव टू राइट 2 पेजेस में 150 वर्ड्स, मतलब पर पेज how many words you have to write? 75. Now tell me, when you write an answer, if you have done at least a little bit of the answer writing, how many lines usually you write in 1 page? बोलो भाई, let's make this class now a 2-way process. कितने लाइन लिखते हो एक पेज में? How many lines you write? 16, 12 is too less. एक बार फिर 25, 27. बाप रे बाप. देखो अब that will depend upon how many words you are writing per line. आइडियल स्ट्रक्चर ये कहता है कि आपको 5 वर्ड लिखने चाहिए पर लाइन में. 75 डिवाइडेड बाय 5 तो ओवरऑल आपकी 15 लाइन होनी चाहिए. ये बन गया अपना एक रफ स्ट्रक्चर. आज ही से फुलफिल करेंगे. यू कैन नेवर बी लेट फॉर आंसर राइटिंग. आप यू ट्रस्ट ऑन माई क्रेडेंशियल्स. आई एम नॉट एन एजेड पर्सन जिसको 20-25 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में. 6 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इंडस्ट्री में. करीब 1100-1200 बच्चों से मैं कनेक्टेड रहा हूं जो सेलेक्ट हुए हैं. जो फाइनल बता रहा हूं मैं, जब कुछ और कोर्सेज में जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम वाले हैं वो 40 क्यूपी और 100 के 12, 15, 20 करीब 55 से 60 बच्चे हर साल क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम और साइंस ऑफ आंसर राइटिंग जो उसका सब कंपोनेंट है उससे मिला के सेलेक्ट हो रहे हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई एम सजेस्टिंग यू समथिंग रिलेटेड टू दिस आंसर राइटिंग वाला पार्ट, बिकॉज ये यूपीएससी का किंगडम है. जिसने बोला 150 वर्ड हैं और 2 पेज देने वाला हूं मैं, बस इसका मतलब मी एंड यू कैन नॉट चेंज दिस पार्ट. पर पेज आपको 75 वर्ड्स लिखने हैं. On an average, if you want to have a legible way of answer writing, ideally you should have 5 words per line. और 15 लाइन 15 into 5 75 में क्रॉस हो जाएगा. अब अगेन वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स. तो क्या करेंगे अपन? ±10% का एरर मार्जिन ले लेंगे. आपको क्या करना है? आपको 13 to 17 लाइन्स लिखने हैं और आपको 5 to 6 वर्ड्स पर लाइन लिखना है. इसको लिख लो. Now onwards, whenever you are going to write any page, forget about full answer. एक पेज भी लिखोगे तो ये फर्स्ट वे फर्स्ट फुलफिल करना है आपको. दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. जब तक आप खुद पे मेहनत नहीं करोगे कोई आपको थाली में परोस के सक्सेस नहीं देने वाला है. इसको समझ लो आप. So unless and until you own this answer writing वाला पार्ट, you own this hard working वाला पार्ट, सिलेक्शंस बहुत कंपटीशन है यार. इतना भी सिंपल प्रोसेस नहीं है. ये हुआ फर्स्ट लर्निंग. सेकंड लर्निंग क्या आता है? 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है. योर आंसर शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हर बार बच्चे को सेम ही बताता हूं, बच्चा फिर भी गलती करता है. अगर 150 वर्ड्स में, सो आइडली इंट्रोडक्शन शुड बी इन 20 वर्ड्स. जितने भी आप अच्छे टॉपर्स देखेंगे ना जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में पेपर पास किया है, वो सिर्फ 15-16 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन लिखते हैं. दे डोंट इवन गो फॉर 20 to 25 वर्ड्स. 3 लाइन में इंट्रोडक्शन फिनिश करते हैं. आप किसी भी बच्चे को देखो. रितिका जिंदल देखो, सबसे पहले 2018 बैच की बच्ची, 2019 बैच के मतलब 19 बैच की बच्ची, 2020 बैच सिम्मी कर. मैं टॉपर्स की आंसर कॉपी भी आपके साथ में शेयर कराऊंगा, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. नम्रता जैन देखो जिसके 460 मार्क्स आए थे. सिम्मीकरण देखो आप. डॉक्टर आदित्य शर्मा देखो. फर्स्ट अटेम्प्ट के जो ये बच्चे हैं जो यूपीएससी पास कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन 3 लाइन मैक्सिमम 4 लाइन से ऊपर नहीं होता. मतलब कि वो 15 या 20 वर्ड में ही फिनिश कर रहे हैं. मतलब हर टॉपर का अपना वे ऑफ राइटिंग होता है. मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से फर्स्ट अटेम्प्ट के टॉपर्स का बता रहा हूं. देन बॉडी कंक्लूजन ऑल्सो शुड बी इन 15 to 20 वर्ड्स. Then body, as I told you, 10 marker question may usually is divided into 2 parts. So first part of the body should have 50 to 55 words. Second part of the body should have 50 to 55 words. Again, when I'm saying 50 to 55 words and you are writing only 5 words per line, तो कितने पॉइंट होने चाहिए एक हेडिंग के अंदर? मतलब अगर मैंने ये हेडिंग बनाई
तो कितने पॉइंट होने चाहिए? 5 पॉइंट होने चाहिए भाई। आप कोई भी अच्छे रैंक वाले टॉपर कॉपी देखो, अच्छे रैंक मतलब जिनके जीएस में ज्यादा नंबर आए हों। कोई टॉपर जिसके जीएस 1 में ज्यादा है उसकी कॉपी देखो, जिसके जीएस 2 में ज्यादा है उसकी कॉपी देखो। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कुछ टॉपर्स की आंसर कॉपी डलवाऊंगा, आप उसको देखिएगा। आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, 1 2 3 4 5। अब जब आप पॉइंट्स लिख रहे हैं 5, तो फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। समझो इसको यार। देखो, आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट मैथ, साइंस है वो। कैसे बच्चा एक बार आईआरएस आईपीएस बन के वापस रैंक इंप्रूव कर लेता है, उससे ज्यादा नॉलेजेबल बच्चे बैठे हैं। बट आंसर राइटिंग इज अ साइंस। आई ट्रूली बिलीव इन दिस कि आंसर राइटिंग इज अ साइंस। आई ट्रूली ऑल्सो बिलीव कि वन ऑफ माई किड इज गोइंग टू फेच 500 मार्क्स इन जीएस, बिकॉज इसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन नहीं है। यूपीएससी ने नंबर ऑफ पेजेस फिक्स कर दिए। हाँ, 2011 से पहले जहां नंबर ऑफ मैक्सिमम पेजेस फिक्स नहीं थे, वर्ड्स फिक्स नहीं थे, तो अलग कहानी था। नाउ आंसर राइटिंग इज अ साइंस प्रोसेस। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 खत्म, फर्स्ट पॉइंट, फिनिश। 10 वर्ड पर पॉइंट का होना चाहिए। तो फर्स्ट हेडिंग में 50 to 55, सेकंड में 50 to 55। अब सोचो कि अगर आपको सिर्फ 10 वर्ड में ही एक पॉइंट फिनिश करना है, इफ यू कम फ्रॉम एन एवरेज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, उससे कोई फर्क पड़ेगा? आपको आंसर दिखाऊंगा मैं अभी बहुत सारे, क्योंकि आपको 2 तो हेडिंग ही दे देनी है। आप एग्रीकल्चर, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो कि एमएसपी कैसे फार्मर्स को रेस्क्यू करेगा डेथ सुसाइड ट्रैप से। क्वेश्चन आ गया, हाउ एमएसपी कैन हेल्प फार्मर्स रेस्क्यू फ्रॉम द सुसाइड ट्रैप, और हाउ एमएसपी कैन हेल्प फार्मर्स डबलिंग फार्मर्स इनकम। दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट 2 वर्ड्स क्या होने वाले हैं कि हाउ इट इज फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस। ये आपके शुरू के 2 वर्ड हो गए। अब यहां आपको सिर्फ 1 2 3 4 5, बिकॉज ये दोनों तो एग्जांपल लिखोगे, फैक्ट लिखोगे ना, कैसे एग्रीकल्चर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस बनाता है। तो यहां लिखना पड़ेगा ना आपको कि 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज में रह रही है। अगर 70% पॉपुलेशन पॉवर्टी में रहेगी तो मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड कहां से आएगी, सर्विसेज की डिमांड कहां से आएगी, एक्सपोर्ट कैसे कर पाएंगे अपन, टेक्नोलॉजी की डिमांड कहां से आएगी। सो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस में 2 वर्ड्स गए, और 2 वर्ड्स गए मेरे एग्जांपल, फैक्ट, फिगर, केस स्टडी में। आपको सिर्फ 6 वर्ड्स में पॉइंट लिखना है। आपके पास कोई इज, एम, आर, दी, हैंस, वेंस, कोई जगह नहीं है अपने पास। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा सेकंड सेशन में, जब हम लेंगे कि अगर आप बिलो एवरेज में भी आते। सबसे बड़ा फोबिया यूपीएससी एस्पिरेंट में, स्पेसिफिकली दोज एस्पिरेंट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, यूपी है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, इसकी आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो क्या आप इंग्लिश ऑप्ट करो कि हिंदी ऑप्ट करो? देखिए, मैं और आप दोनों जानते हैं कि हिंदी माध्यम में बहुत एक एक्सपीरियंस्ड ज्ञानी लोग हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ वीडियो डिस्कशन लेना है। एक ऐसा बंदा जो 1000 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू पर बैठा है, अगर वो चाहे हिंदी मीडियम का रिजल्ट बढ़ाना चाहे, बढ़ सकता है। ऐसा कोई जादू थोड़ी है यार, मीडियम चेंज करने से आप सिलेक्शंस बढ़ जाएंगे। इट इज ऑल अबाउट हाउ गुड क्वालिटी कंटेंट इज अवेलेबल इन विच मीडियम। आप वही अच्छा कंटेंट मराठी में अवेलेबल करा दीजिए, महाराष्ट्र से बच्चों का सिलेक्शन बढ़ जाएगा। वही अच्छा कंटेंट आप हिंदी में अवेलेबल करा दीजिए, हिंदी से सिलेक्शंस बढ़ जाएगा। सो इट इज मोर अबाउट वेयर गुड क्वालिटी ऑफ, बिकॉज अल्टीमेटली तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, रिलेटिव है। So, अगर आप अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर पाएंगे तभी आप अच्छा कंटेंट रेप्लिकेट कर पाएंगे। सो इज, एम, आर एंड ऑल, इनकी कोई जगह नहीं है आंसर राइटिंग में। अगर आप हिंदी मीडियम से आते हैं, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश एवरेज है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। इफ यू कम फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड बट आपकी इंग्लिश अगर एवरेज भी है, आई सजेस्ट यू शुड ऑप्ट फॉर इंग्लिश मीडियम। आपको जहां जाना है वहां क्लास लो। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कि आप यहां लो, ये लो, आपकी जो मन में आए वहां क्लास लो आपको, लेकिन ये सच्चाई है। अदरवाइज यू विल फेल ट्रैप इनटू अ केस जहां हिंदी का कंटेंट अच्छा नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट को मेहनत नहीं करनी है, उसमें 2 3 4 साल अपने वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे। So, क्योंकि यहाँ इज, एम, आर लिखना नहीं है ना अपने को आंसर को। तो मैं आपके साथ जो नीचे वीडियो टॉपर्स कॉपी दूंगा, या आपने बहुत टॉपर्स कॉपी देखी भी होंगी, देयर इज नो स्कोप ऑफ राइटिंग इज, एम, आर, हियर, देयर, एटसेट्रा। तो ये हटाएंगे, 5 पॉइंट लिखेंगे, आंसर राइटिंग करने वाली। अगेन 3 सेशंस लूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको करना पड़ेगा। Let's start from first one. If this is the question, among several factors for India's potential growth, savings rate is the most effective one.
Do you agree? What are the other factors available? You have to tell me in how many parts I have to divide this question. आप ऐसा टाइप करके बताएंगे मुझे. हेडिंग क्या रखनी है मुझे कि what should be the heading of this question. ये हेडिंग बतानी है आपने मुझे, है ना? What heading? Oh, sorry. What heading ideally I should write here? ये वर्ड्स बताने वाले हैं आप मुझे कि in how many parts I have to divide this question. You can also tell me कि सर इसमें एक माइक्रो डायग्राम बना सकते हैं और कोई माइक्रो डायग्राम नहीं बनाना है. So आपको मुझे हेडिंग्स बतानी है कि कितनी हेडिंग्स इस क्वेश्चन में आप बनाएंगे. चलो भाई लिखो. डोंट गिव मी द नंबर्स दैट आई विल गो ओनली 2 हेडिंग्स 3 हेडिंग. यू हैव टू टेल मी कि ये फर्स्ट हेडिंग होगी 1 ये, सेकंड ये, थर्ड ये. फर्स्ट हेडिंग, सॉरी फर्स्ट हेडिंग क्या है, सेकंड हेडिंग क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ, एंड इट्स अ 10 मार्कर क्वेश्चन. ओके चलो भाई शुरू हो जाओ. अरे एक साथ लिखो ना. एक साथ में पॉइंट लिखने आपको. इट्स नॉट लाइक पहले कुछ और लिख दिया ना. थोड़ा मेरे लिए सिंप्लीफाई करो यार. ओके ओके. फैक्टर्स ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ फॉर इंडिया एंड चैलेंजेस फॉर पोटेंशियल ग्रोथ. हेडिंग फैक्टर्स ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ and a micro diagram of showing uptick in the savings rate to 32%. ठीक है. देखो यार, एग्री यस एग्री, हाँ ये अच्छा लिखा है, जिस भी अच्छे लिखा है. विशाल इंट्रो, फिर माइक्रो डायग्राम शोइंग अदर फैक्टर्स ऑफ पोटेंशियल. नहीं, अदर फैक्टर्स तो बेटा पूछा ही है उसमें. दैट कैन नॉट बी अ माइक्रो डायग्राम. अगेन वही कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, इसकी सीख लेना बहुत जरूरी है. चलो मैं बताता हूं. Majority of you are right up to a level. देखो in this question you should divide ideally into these parts. First, what are the factors for India's potential growth rate? Among several factors for India's potential growth rate, savings rate is the most effective one. So now if you write कि नहीं savings rate अच्छा है या savings rate अच्छा नहीं है, और उसके बाद अगर आप अदर फैक्टर्स लिखोगे, विल नॉट बी लॉजिकल. तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आफ्टर इंट्रोडक्शन आप पहले जितने भी फैक्टर्स हैं, जिसमें सेविंग्स रेट भी अपन लिख देंगे कि दीज आर द फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ रेट, पहले ही लिख देंगे हम. पूछा उसने सेकंड में है, बट लिखना मुझे पहले है. क्यों लिखना पहले है? बिकॉज इसका एक सब कंपोनेंट है सेविंग्स, और सेविंग्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं कि यस सेविंग्स रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, एंड सेकेंड नहीं, savings rate is not the important one, significance of other factors as well. तो ये 3 पार्ट में ये आंसर डिवाइड होगा. फर्स्ट, what are the other factors for India's potential growth? Second, why savings rate is important, and third, why savings rate is only savings rate is not important. उसके अलावा भी अदर फैक्टर्स हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है. 3 की हेडिंग बनेगी. अगर 15 मार्कर क्वेश्चन होगा तो यू कैन ऐड अ माइक्रो डायग्राम बिटवीन द लाइंस में, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू गिव पुश टू द अदर फैक्टर्स और स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द सेविंग्स रेट. अब हर बच्चे का अलग इनोवेशन होगा. दूसरा, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें एक माइक्रो डायग्राम बना सकते हो, फ्लो का माइक्रो डायग्राम बना सकते हो आप, अगर नॉलेज अच्छा है तो, कि भाई सेविंग्स रेट यहां डालो 2000, यहां डालो 2010, यहां डालो 2023, सेविंग्स रेट 2000 में अगर आप देखेंगे तो ये सेविंग्स रेट था 26-28% के आसपास में. तो 2000 से 2004, 5, 6 में ये बढ़ के गया ये 30-32% के आसपास में. फिर रिसेशन एंड ऑल आया, फिर ये डिप हुआ एटसेट्रा एंड ऑल करके, और अभी ये वापस से बढ़ रहा है. तो ये एक फ्लो बना सकते हैं अपन सेविंग्स रेट का, अगर अपने पास नॉलेज है. अगेन दैट विल वेरी की नॉलेज है तो बनाएंगे. यहां कोविड आया था, कोविड के टाइम पे ड्रास्टिक डिक्रीज होने लग गया था, और फिर फाइनली 2-3 साल से ये फर्दर इंक्रीज हो रहा है. सो इफ यू हैव द नॉलेज वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. इसकी भी प्रैक्टिस अपन सेकंड सेशन में करेंगे, उन फ्यू क्वेश्चंस जहां पे अपन पार्ट सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. और लास्ट हो गया प्रेजेंटिंग ए हाई क्वालिटी इंपैक्ट, जो आपको हेल्प करेगा 80 से ऊपर जाने में. दीज आर सम फिल्ड टेम्पलेट्स
जहां आप एक अच्छा क्वालिटी का एक आंसर लिख पा रहे हैं, बहुत सारे फैक्ट्स फिगर्स लिख पा रहे हैं, प्लस टाइमली अपन सोच पा रहे हैं. सो इफ यू आर एबल टू राइट इन दिस वे, इट इज अ गुड वे ऑफ रेप्लिकेटिंग द आंसर्स. आई थिंक ये आकृति सेठी की आंसर कॉपी है, आप इससे सीख सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ गुड वे ऑफ राइटिंग पॉइंट्स. आप इसमें जो ये रेड है उसको भूल जाओ, बिकॉज ये हमने आप ही के लिए बनाए हैं. बट अगर आप देखेंगे इसमें फैक्ट्स फिगर्स के साथ में पॉइंट, एग्जांपल्स के साथ में पॉइंट, और एक पेज में आप देखेंगे तो करीब करीब 15 से 17, बिकॉज कुछ पॉइंट छोटे छोटे हैं, तो यू कैन अफोर्ड 17 लाइंस के आसपास में जा रहा है. ये क्यूपी की वो है, उनके बच्चों की है, तो इसका कुछ सब कंपोनेंट मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊंगा. बट आप वहां से डाउनलोड करके आप जरूर इस पे थोड़ा सा एफर्ट डालिएगा कि रोल ऑफ एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन इन पॉवर्टी एलिवेशन इन फूड सिक्योरिटी. वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन है, ग्रीन पड़ा है, ब्लू पड़ा है, ग्रे पड़ा है, ब्लैक पड़ा है, बहुत सारे पड़े हैं ना. उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके पॉइंट है. एज यू कैन सी एक पेज में 7 पॉइंट के आसपास में डाला है, हर पॉइंट 2-2 लाइन 3-3 लाइन के आसपास में है. सो 15-17 है, हर पॉइंट में एक फैक्ट फिगर एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा. इस वे में आप आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हैं. दिस इज अ गुड वे ऑफ राइटिंग द आंसर. अब आते हैं सर, बता तो दिया आपने, अब ये बताओ क्या करना है और क्या नहीं करना है. मुद्दे पे आते हैं, तो मुद्दे की लिस्ट बनाते जाओ भाई साथ साथ में, है ना. हम नॉट अ क्लासिकल टीचर बाय टीचर, अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो जुगाड़ सिस्टम में बिलीव करते हैं. तो सबसे पहले तो जो नहीं करना है उसकी लिस्ट बना लेते हैं. व्हाट यू डोंट हैव टू डू. आप नीचे अगर वो एक आई थिंक व्हाट्सएप का भी एक चैनल बनाया है, उसको ज्वाइन कर लेना, बिकॉज उसके अंदर मैं इस लिस्ट के अलावा और भी लिस्ट डालता हूं बहुत सारी. इंडेंटेशन कहां रखना है, क्या लेफ्ट साइड. आपको ये दिख रहा है क्या, ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, निकल के आ रहे हैं पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6. क्यों निकल के आ रहे हैं, बिकॉज ये जो छोटा सा चीज है, जो सेकंड लाइन बच्चे ने शुरू की है, वो आर के राइट साइड से शुरू कर रहा है. अगर वो ही पॉइंट, इसी को इंडेंटेशन कहते हैं, अगर यही ये इकोनॉमी यहां से शुरू कर लेता तो आपको पॉइंट दिखता ही नहीं. तो अगर आपको पॉइंट्स अपने लेजिबल करने हैं, तो आपकी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, वो फर्स्ट लाइन के राइट से शुरू होनी चाहिए. आपका जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट के यहां से शुरू होना चाहिए. तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम देते हैं, तो वो आप उसके पीडीएफ है, मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा बच्चों को, वो आपके साथ में शेयर कर लेंगे. तो सबसे पहले तो बैड एंड इलेजिबल हैंडराइटिंग को अवॉइड करेंगे हम. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट की हैंडराइटिंग अपन एक दिन में इंप्रूव कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. बट क्या लेजिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, हाँ. ये यूपीएससी ने अपने ही स्पेसिमेन में दिया हुआ है कि ये डॉक्टर्स हैंड, मतलब उन्होंने डॉक्टर्स हैंडराइटिंग नहीं बोला है, बट दिस हैंडराइटिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क. सो ये खराब हैंडराइटिंग नहीं चलने वाली है अपनी. सबसे पहली चीज तो ये लिख लो, एज आई टोल्ड यू भैया, जब रैंक 11 अपने स्टडी टेबल पे, कहां है ये बच्चा, हाँ, 5th अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा उसको लग रहा था कि पेपर होगा, छोड़ देते हैं. We sit for almost 1.5 hours. I was just convincing her, तू बहुत पास है सक्सेस के, तू चले जा. जब वो बच्चा इस पेपर को अपने टेबल के सामने लगा सकता है, एंड ये पिट्स वाला जो हमारा वो था, तो भैया आपको भी कुछ लिस्ट बनानी चाहिए. उस लिस्ट को अपन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली 6th अटेम्प्ट के स्टेज में नहीं आए हैं. पहले आपके पास टाइम है तो उसको कर लो. तो सबसे पहले आपको जो नहीं करना है उसकी लिस्ट बना लो कि इलिजिबल हमारे आंसर और पॉइंट नहीं होने चाहिए. सेकेंड आता राइटिंग आउटसाइड द मार्जिन. आई थिंक आई शेयर्ड मल्टीपल टाइम्स अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, इन्हीं के बैचमेट्स ही है वो, वेरी फेमस ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो. क्या नाम है उसका, परी बिश्नोई. परी बिश्नोई वाज माई क्लासरूम स्टूडेंट. सो ऑनलाइन बैच लिए थे उसने, आईएनए में थी शायद, क्यूपी में थी. तो परी बिश्नोई का फर्स्ट अटेम्प्ट जब उन्होंने दिया था, तो यूपीएससी डिडक्टेड -25 मार्क्स. वो बहुत सारा मार्कशीट मीडिया में आया था एंड ऑल. क्यों काटा ये तो पता नहीं, ऑब्वियसली यूपीएससी कॉपी नहीं दिखाता है. बट लेटर ऑन व्हेन वी डिस्कस इनफॉर्मली कि बेटा क्या हुआ होगा, तो आउटसाइड द मार्जिन्स में लिखा होगा उसने कुछ वाला पार्ट. फिर नेक्स्ट ईयर से यूपीएससी स्पेसिफिक आ गया, स्पेसिमेन देने लग गया कि आपको बाहर नहीं लिखना है एटसेट्रा एंड ऑल. तो ये आउटसाइड द बॉर्डर जो है वो नहीं लिखना है. ऑल्सो एक और प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट जो अपनी टेस्ट सीरीज देते हैं, उनमें जो दोनों साइड की लाइन होती है, उसकी जो विड्थ होती है, वो विड्थ कम रखी हुई है इन्होंने पहले पैटर्न के हिसाब से. आपको 16.5 सेंटीमीटर की विड्थ की आंसर कॉपी में लिखना है. नहीं तो अगर आप 13 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर में लिखेंगे तो होगा क्या कि आप यहां लिख रहे हैं 5 वर्ड्स, एग्जाम में जाएंगे तो यहां स्पेस बच जाएगी ना 2-2 2.5 सेंटीमीटर की, तो आप वहां 6-6 वर्ड्स पे आओगे, आपका पेपर पूरा ही नहीं होगा.
16.5 सेंटीमीटर विड्थ की कॉपी आपको बाय करनी है मार्केट से। नेक्स्ट, आंसरिंग इन मिक्स लैंग्वेजेस, मतलब कुछ इंग्लिश में लिखा कुछ हिंदी में लिखा, वो नहीं चलेगा। सो दिस इज एक्सप्लिसिटली यूपीएससी मेंशन की, इसके मार्क्स कटेंगे। द नेक्स्ट इज यूज ऑफ पेंसिल, कि क्या आप एग्जाम में पेंसिल यूज कर सकते हैं? यूपीएससी कहता है नहीं। ऑप्शनल के कुछ कुछ पेपर्स में, ज्योग्राफी है, मेडिकल साइंस है, एटसेट्रा, उसमें डायग्राम मैप बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जीएस में आपको मैप्स भी, इंडियन मैप्स भी आपको पेन से बनाने हैं। प्लस यूज ओनली a single color pen, either go for black or go for blue. Black will be, मतलब majority of the students they opt for blue because legibility blue से अच्छी आती है। I do believe कि blue से legibility अच्छी आती है। So unless and until you have some other reasons, try to write your answer in blue pen. ब्लू पेन में भी कौन सा पेन यूज करना है? यूजुअली जेल पेन की लेजिबिलिटी ज्यादा होती है, बट जेल पेन आपकी स्पीड स्लो कर देता है। सो यू हैव टू टेक अ कॉल कि आपका आंसर अच्छा दिखना चाहिए। अगर आप अच्छा दिख के 19-20 क्वेश्चंस पे पहुंच पा रहे हो, 19 क्वेश्चंस, 19.5, देन गो फॉर डायरेक्टली जेल पेन। लेकिन अगर जेल पेन के चक्कर में आप सिर्फ 17 क्वेश्चंस लिख पा रहे हो, तो फिर यू हैव टू गो फॉर ब्लू पेन। नेक्स्ट आता है इररिलेवेंट डायग्राम, ये कुछ भी फर्जी डायग्राम्स अपन ने बना दिए, एटसेट्रा एंड ऑल दिस थिंग्स दैट यू नीड टू अवॉइड। आई विल आल्सो गिव यू फ्यू मोर फीडबैक्स, क्या नहीं करना लेटर ऑन में, बट अभी चलते हैं कि अपने को करना क्या क्या है। सबसे पहले जो करना है वो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज, एज आई टोल्ड यू, कि आइडेंटिफाई एंड अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स एंड सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। आप छोड़ नहीं सकते उसको, कि ये मैंने क्वेश्चन लिखा और मैंने जो रेलेवेंट पार्ट पूछा है उसको छोड़ दिया, इररिलेवेंट पार्ट को कल। मैं आपके साथ 10 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराने वाला हूं कल ना, उसमें देखूंगा मैं कि हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली एबल टू आइडेंटिफाई दिस इज एक्सप्लिसिटली आस्क्ड एंड दिस इज माइक्रो डायग्राम। जो पूछा है नंबर सबसे ज्यादा उसी में मिलते हैं। वी कैन नॉट इनोवेट टू अ लेवल, जहां नहीं पूछा है उसको लिख के हम सोचेंगे हमारे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, नहीं। जो नहीं पूछा है उसमें से वी ओनली नीड टू फेच 0.5 मार्क्स। ये सब कहानी जो पूछा है उसी से चल रही है। सो जो पूछा है उसको ऑलमोस्ट 85-90% ऑफ द पेज देना है अपने को। जो नहीं पूछा है उसको 5 to 10% ऑफ द पेज, एंड होपिंग कि अपने को 0.5 मार्क्स मिल जाए। सो कितने पार्ट्स एंड सब पार्ट्स पे डिवाइड करना है, क्या एग्जैक्टली अभी मैं आंसर कॉपी चेक कर रहा था एक बच्चे की, तो क्वेश्चन समझने में ही गलती कर देते हैं हम, कि सवाल क्या पूछा है और मैंने क्या लिख दिया। तो क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक सो, कि एग्रीप्रेन्योरशिप इज नॉट ओनली एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया बट ऑल्सो और वी ऑल्सो नीड टू फोकस अपॉन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आपको ये दो हेडिंग नहीं डालनी है कि भाई अपॉर्चुनिटी इंडिया में कैसा है, प्लस सेकंड कि उसको इंप्रूव ही क्यों कर रहा है। नहीं, अपॉर्चुनिटी का माइक्रो डायग्राम बनाना है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएगा एग्रीप्रेन्योर, वो फर्स्ट हेडिंग होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा, वो सेकंड हेडिंग होना चाहिए। सो आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल। देखो समझो, जब आप टेस्ट सीरीज में सीधा घुस जाते हो बिना ये सब क्लासेस देखे समझे एंड ऑल, टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएटर भी तो बच्चा ही है, हमारे यहाँ भी बच्चा ही है। क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया तो स्टेट पीसीएस में 10 रैंक भी आ गई तो क्या हो गया, इससे है तो बच्चा है माइंडसेट। तो अगर आप ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि एक 25 इयर्स एजेड पर्सन और एक 65 इयर्स का एजेड पर्सन के बीच में डिफरेंस बहुत है टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसीलिए यूपीएससी जो इवैल्यूएट करता है और जो हम लोग इवैल्यूएट करते हैं उसमें थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है। फिर कोई बच्चा इवैल्यूएट कर रहा है और आप सोच रहे हो कि नहीं आपने तो यार 20 टेस्ट भी लिख दिए, 30 टेस्ट भी लिख दिए, फिर भी आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, उसका रीजन समझो आप। स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में मे बी द किड इज सिलेक्टेड, मान लो कि 5% इंस्टीट्यूट उन बच्चों से चेक करा रहे हैं कॉपी जो सिलेक्टेड है, बट वो नॉलेज सेट कहां से लाओगे आप, उसका प्रॉब्लम है। इसीलिए डायरेक्टली टेस्ट सीरीज में जाने से मैं आपको सजेस्ट कर रहा था कि आप उसमें मत जाओ, आप सीधा टेस्ट सीरीज में जाएंगे, यू विल गेट गुड फीडबैक। आई मेट अ किड, अ स्टूडेंट ऑफ माइन, शी फेच 112 नंबर आए हैं उसके GS1 में, फाइनली वन ऑफ द हाईएस्ट आए हैं अनविजन टेस्ट सीरीज में। अब मुझे पता है उसके 85-90 से ऊपर नहीं आएंगे, बिकॉज यहां भले ही आप कितने भी नाइस इंट्रो, गुड कंक्लूजन, ये वो सब दे दो, यूपीएससी का अपना एक सिस्टम है, जब तक आप उसको फुलफिल नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। सो आइडेंटिफाई एंड अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स एंड सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, 10 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराऊंगा, मेहनत करनी पड़ेगी बट सीख जाएंगे अपन, ये गारंटी है कि अपन सीख जाएंगे। सेकेंड, एडिक्वेट नंबर ऑफ वर्ड्स, 10 मार्कर और 15 मार्कर में। हाँ, फिर आता है कि क्या 150 में एग्जैक्ट 150 करना है क्या? नहीं भाई, 150 में आप 135 से लेके 160 के बीच में कुछ भी लिख दो, और 130 से 165 अपने को पता है कि अगर 5 वर्ड्स पर लाइन लिख रहे हो तो 5-6 लाइन का मार्जिन है आपके पास में।
सो यू कैन इंक्रीज 5-6 लाइन, यू कैन डिक्रीज 5-6 लाइन, तो उतना अपने को अंदाजा लग जाता है. सो एडिक्वेट नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने हैं, फिर 75 वर्ड्स पर पेज होने चाहिए, 5-6 वर्ड्स पर लाइन होने चाहिए. फिर सेकंड आता है अंडरलाइनिंग यार, कि कितना पेज अंडरलाइन करना है, सब अंडरलाइन कर दूं क्या? नहीं, देखो कुछ को डबल कोट्स में डाल के हाईलाइट करो और कुछ को अंडरलाइन करके हाईलाइट करो. द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरलाइनिंग इज इवैल्यूएटर का माइंड उस पर जाना चाहिए, उसका फोकस लगना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि वहां आपने कुछ कैची कंटेंट लिखा है, कुछ अच्छे फैक्ट लिखे हैं, ताकि इवैल्यूएटर उसको पढ़े, आपको कंपटीशन से अलग फील करे और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे. दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरलाइनिंग. सो हाउ टू गेट द अटेंशन ऑफ द इवैल्यूएटर? कुछ को डबल कोट्स में लिखो, कुछ को सिंगल अंडरलाइन कर लो, कुछ को डबल अंडरलाइन कर लो, और कुछ कंपोनेंट्स में एग्जाम्पल को ट्रायंगल में डाल दो, स्क्वायर में डाल दो, डबल अंडरलाइन. उस तरीके से अपन कुछ उसका फोकस और अटेंशन लेने की कोशिश करेंगे. बट 10 to 15% ऑफ द पेज, मतलब कि 75 वर्ड्स लिख रहे हो, 10 वर्ड से ज्यादा अगर आप अंडरलाइन कर रहे हो तो फिर वो कुछ नहीं देखेगा. देन द इवैल्यूएटर विल थिंक कि आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है. इट कैन गो काउंटर प्रोडक्टिव एज वेल. जो उसको नॉर्मल लगेगा आप उसको अंडरलाइन करके बैठे हो, इसका मतलब आपके लिए बहुत जरूरी है वो. सो इट कैन गो काउंटर प्रोडक्टिव. नेक्स्ट भी है पैराग्राफ और पॉइंट वाइज में मिक्स करेंगे क्या? ये आंसर लिखने का स्टाइल है. अब प्रॉब्लम क्या है, ये आई थिंक आंसर कॉपी किसकी है मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई तो बच्चा ही है, आई थिंक फॉरेस्ट में 5th रैंक आया था उसका बच्चा. इंट्रोडक्शन ये लेंदी है, तो आपको ये इंट्रोडक्शन छोटा लिखना पड़ेगा, 3-4 लाइन के आसपास में फिनिश. फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट 1 2 3, सेकंड हेडिंग 1 2 3 4 5 एटसेट्रा एंड ऑल. राइट हैंड साइड में केस स्टडी बना दिया. ये सिम्मी की आंसर कॉपी. अब ये डिफरेंस देखो, चौथे अटेम्प्ट में हुआ था इसका फर्स्ट टाइम, 4 लाइन से ऊपर इंट्रो है ही नहीं. आप सिम्मी की आंसर कॉपी देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ आवर आंसर्स इज लाइक 3 लाइन 4 लाइन में इंट्रोडक्शन फिनिश. डॉक्टर आदित्य फर्स्ट अटेम्प्ट के जितने भी बच्चे देखोगे, डॉक्टर आदित्य शर्मा की आंसर कॉपी देखेंगे, जो भी हैं टॉपर्स बुकलेट में आपने देखा ही होगा, 3 लाइन 4 लाइन में इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है. देन द फर्स्ट हेडिंग ऑल्सो स्टूडेंट्स थिंक एंड ऑल्सो कॉल्ड इवैल्यूएटर सजेस्ट कि आपकी हेडिंग 2 लाइन में नहीं आ सकती. भाई आप देख लो ना टॉपर कैसा लिख रहे हैं, उतनी मेहनत तो एज एन इवैल्यूएटर आप करोगे, आपकी हेडिंग 2 लाइन में बिल्कुल जा सकती है. वर्स्ट टू वर्स्ट केस में 3 लाइन में भी जा सकती है. कोशिश अपने को 1 लाइन की करनी है, बट अगर 2 लाइन में भी जा रही है तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है उससे कि इवैल्यूएटर आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा. लेकिन एज इट इज कॉपी होना चाहिए वो क्वेश्चन का. हेडिंग शुड नॉट बी लाइक चैलेंजेस लिख दिया बस, या बेनिफिट्स लिख दिया बस, ये नहीं चलेगा. आपको लिखना पड़ेगा हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स. फिर उसको सब हेडिंग करो कि क्रॉपिंग में कैसे करेगा, न्यूट्रिशनल में कैसे करेगा, किसी और एनिमल हस्बेंड्री में कैसे करेगा, और फाइनल चैलेंजेस विद बायोटेक्नोलॉजी. बिकॉज पूछा यही है, 2 पेज आपके उसके बेनिफिट में ही जाने चाहिए. फिर आप यहां चैलेंजेस लिखोगे और कंक्लूजन में गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड कंक्लूजन करके आपने खत्म कर दिया. सो दिस इज नेक्स्ट. 75 वर्ड्स पर पेज आपको लिखना है, तो आप देखोगे आई थिंक सिम्मी की कॉपी है, तो आप 5-6 वर्ड्स पर लाइन में लिख रहे हो. 75 वर्ड से ऊपर इसने कभी नहीं लिखे. 75 वर्ड्स में आपको फिनिश करना है. फिर नेक्स्ट आता है पैराग्राफ वाइज लिखना है कि पॉइंट वाइज लिखना है. देखिए कॉलेज में आप कैसे भी लिखो सब चल जाता था. प्रॉब्लम यूपीएससी में क्या है कि पॉइंट वाइज लिखने में मल्टीपल डायमेंशंस यू कैन गिव, एंड इफ मोर डायमेंशंस यू कैन गिव, मोर मार्क्स यू कैन फेच. सो इट इज नॉट लाइक कि पैराग्राफ लिखोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बट चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. सो इसलिए ट्राई टू अटेम्प्ट इनटू पॉइंट वाइज फॉर्मेट, ताकि उसमें एग्जांपल्स की लेजिबिलिटी निकल के. देखो आप ये पॉइंट निकल के दिख रहे हैं ना अपने को, बिकॉज सेकंड लाइन यहां से आगे से शुरू हो रही है हमेशा. एग्जांपल्स हल्का सा लेफ्ट करके यहां, सो यू विल गेट अ वेरी गुड लेजिबिलिटी हियर. अगर खराब हैंडराइटिंग होगी तब भी ये पॉइंट्स इवैल्यूएटर को निकल के आएंगे. सो वी नीड टू फोकस अपॉन इंप्रूविंग द लेजिबिलिटी वाला पार्ट. तो अच्छी थी कहानी, तो अब तक सुना जो आपने. अब होता है कि सर करना कैसे है, मैं कैसे करूंगा, मतलब मेरे को तो लिमिटेड नॉलेज है, मैं उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी के एरियाज में बैठी हूं, मेरे पास एक्सेस नहीं है टीचर्स का, टीचर जो पार्ट है वो सिखाते नहीं है, 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बहुत सारे चैलेंजेस हैं. आप सब बच्चों के जो 500 बच्चे हैं, थैंक यू सो मच, अब तक 500 बच्चे जुड़े हुए हैं यार, थैंक यू सो मच. कि 500 बच्चे, अब करना क्या है भाई, 2-वे प्रोसेस है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा, आप कुछ करके लाओगे, आप कुछ अपलोड करोगे, मैं उनको चेक करूंगा, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा. ये 3 सेशन चलने तो ऐसी वाले हैं. ये 7 स्टेप प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है. नेक्स्ट 2 दिनों में आपने यही करना है, ठीक है. मैं होमवर्क देने वाला हूं लास्ट में आपको, कोई भी टॉपिक उठा लो यार,
जो आपको लगता बढ़िया है। वुमेन रिजर्वेशन टॉपिक उठा लो, इंडिया चाइना रिलेशनशिप टॉपिक उठा लो, साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया टॉपिक उठा लो, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप टॉपिक उठा लो, रिजर्वेशन इन इंडिया इन जनरल टॉपिक उठा लो, जो हेल्थ टॉपिक उठा लो। यू कैन टेक अ वेरी लार्जर टॉपिक या छोटा डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज। टेक्नोलॉजी इन हेल्थ somebody can choose, और ओवरऑल हेल्थ somebody can choose, वन हेल्थ somebody can choose। आपको जो भी टॉपिक उठाना है आप एक टॉपिक उठाओ। मैंने इसमें 3 टॉपिक्स के एग्जांपल्स के साथ में मैं बताऊंगा। हमने चूज किए हैं वुमेन, हेल्थ एंड टेररिज्म। अगेन यू आर नॉट द फर्स्ट वन। तुम्हारे में से ही बच्चों ने कुछ कुछ अपलोड किया था पिछली बार, उसी की एक्सरसाइज होगी जो मैं आपको आंसर्स दिखाने वाला हूं। फर्स्ट तो हुआ एनी टॉपिक। नाउ कैन यू राइट इन पॉइंट्स। सबसे पहले आपको एक पेज बनना है। आपका दिमाग पॉइंट वाइज में चल रहा है, पॉइंट वाइज लिखो। आपका दिमाग बिना पॉइंट वाइज में चल रहा है, आप बिना पॉइंट वाइज में लिखो। यू कैन राइट इज लाइक दिस। आपने लिख दिया, क्या लिखा है? वुमेन इन इंडिया। जो आपको समझ में आया आपने लिख दिया कि वुमेन इन इंडिया क्या है। आपके माइंड में तो फिर भी पॉइंट वाइज सोचते हो कि वुमेन हिस्टोरिकली कैसी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे आई, अब क्या चल रहा है। एक ये प्रोसेस हो सकता है। दूसरा, वुमेन का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है आज, कि वुमेन क्या केयर इकोनॉमी में है, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी में है, वुमेन का रोल एट प्रेजेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या है, एमएसएमई में क्या है। दूसरा ये डायमेंशन हो सकता है। सो वट एवर यू थिंक अबाउट वुमेन, वुमेन के चैलेंजेस क्या हैं। वुमेन 50% पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन करती हैं, बट एग्रीकल्चर में है कितना है, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या। एनी टॉपिक रिलेटेड टू वुमेन यू कैन चूज, एनी टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ यू कैन चूज, एंड टेररिज्म यू कैन चूज। क्या टेररिज्म उठा के लाए यार हम भी। आपको एक एक पेज भर देना भाई, इसमें एक टॉपिक उठाओ, एक एक पेज फिनिश करो। आई विल गिव यू अ स्पेस। एक गूगल फॉर्म देंगे हम जिसमें आपको ये प्रोसेस करना है। बच्चों समझो, जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे ना, आप कितने भी वीडियो देख लो, कितने भी पैसे देख लो, मतलब आप यू विल नॉट ट्रस्ट कि कितने कितने पैसे वाले लोग चाहते हैं अपने बच्चों को आईएएस बनाना। कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं। 2 चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे पास। और एसीएस और ये वाली तो अलग ही कहानी है, उसमें तो घुसता ही नहीं है अपन। बट अल्टीमेटली जब तक आप और आप, मैं और आप तो उस कैटेगरी से बहुत नीचे आते हैं। जब तक आप मेहनत करके ये प्रोसेसेस के थ्रू नहीं जाओगे, जब तक हमारी मास्टरी नहीं होगी। क्यों इंडियन आर्मी में अगर आप जाते हो तो आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। क्यों आप लबासना में आईएएस बनने जा रहे हो तो आपको फिर 1-1.5 साल की ट्रेनिंग करा। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू पास थ्रू दैट प्रोसेस, आपको गुजरना पड़ेगा उस प्रोसेस से। तो आपको गुजरना पड़ेगा ये लिखने से। आप सिंपल होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार। आप सोचने बैठोगे, हो सकता है आप गलत चले जाओ। अपन रनिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, कुछ भी करते हो, आप गलत तो जाते हो ना शुरुआत में। यू डोंट नो हाउ टू पुशअप्स कैसे करना है, पुलअप्स कैसे करना है। कुछ तो गलतियां होंगी शुरुआत में। जब फिजिकल एक्टिविटीज में इतनी गलतियां होती हैं तो यार ये आंसर राइटिंग की मेंटल एक्टिविटी में तो होने ही वाली है। आप टॉपिक चूज करेंगे, उन्हीं टॉपिक से आप पेज भरेंगे अपना बिना पॉइंट वाइज। फिर आप कोशिश करेंगे उसको पॉइंट में स्ट्रक्चर कैसे डालें। अगर आपने थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग की, आप फर्स्ट स्टेप छोड़ दो, आप सीधा सेकंड स्टेप में आओ। मैं बताऊंगा किन टॉपिक्स पे आपको होमवर्क करना है। आप सीधा सेकंड स्टेप पे आप और आप स्टेप वाइज में आंसर्स लिखेंगे। मैं आपको टॉपिक दूंगा आज। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखने हैं। बस क्वेश्चन दूंगा 5, उसके सिर्फ इंट्रो लिखने हैं। और अगर आपने थोड़ी अच्छी आंसर राइटिंग कर रखी है तो आप 2-2 टाइप के इंट्रोडक्शन लिख के अपलोड करना। सिर्फ एक ही क्यों करना है? सेम क्वेश्चन कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन ना, तो आप 2-2 इंट्रोडक्शन सोचना। नेक्स्ट करना है राइट ओनली द पार्ट्स एंड सब पार्ट्स, जो मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ पार्ट सब पार्ट्स लिखेंगे बस। जो मैंने आज एक एक्सरसाइज करवाई, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखेंगे कितने पार्ट्स और सब पार्ट्स होने हैं, कहां माइक्रो डायग्राम बनाएंगे, कहां बिटवीन द लाइंस बनने वाला है, एटसेट्रा एंड ऑल। सो नेक्स्ट प्रोसेस आपको वो करना पड़ेगा कि सिर्फ पार्ट सब पार्ट्स एंड ऑल में आपने लिख लिया। नेक्स्ट है फिल द पॉइंट्स अंडर द पार्ट सब पार्ट्स। फिर आप पार्ट सब पार्ट्स को उठा के आंसर में 2 पेजेस में लिखने वाले हैं और उसके इन बिटवीन के पॉइंट्स जनरेट करके लिखने वाले हैं। एंड फिर देन राइट ओनली द कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपको लाइन खींचनी पड़ेगी। मैं बताऊंगा आपको, जैसे इंट्रोडक्शन में आपको यहां लाइन खींचनी पड़ेगी भी, नहीं तो आप अनलिमिटेड इंट्रोडक्शन ले चले जाएंगे। यहां 3 लाइन के बाद में ऑन एन एवरेज आपको लगता है यहां 3 लाइन लिख लेते हो, तो एक छोटी सी लाइन यहां खींच लो। सिमिलरली कंक्लूजन के लिए एक छोटी सी लाइन यहां खींच लो। नहीं तो क्या होगा ना, आप एक फ्लो में लिखते आ रहे हो एटसेट्रा, यहां तक पहुंच गए और फिर कंक्लूजन का स्पेस नहीं है। देखिए कंक्लूजन पढ़ के इवैल्यूएटर आपको नंबर देने वाला है,
तो अगर कंक्लूजन खराब तो सब खराब। आज के होमवर्क में डालो कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड में क्या डिफरेंस होता है, और 10 मार्कर में कंक्लूजन लिखना चाहिए कि वे फॉरवर्ड, यही लिख लो, मैं आपको बता दूंगा लास्ट में। जस्ट समबडी जस्ट टाइप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लास्ट आ गया ब्रिंगिंग इट ऑल टुगेदर द टॉपर्स, वो कराऊंगा थर्ड डे में। ये सब होगा सेकंड डे में, ये होगा थर्ड डे में। सो यू कैन राइट एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स। अपन ने तीनों टॉपिक्स रिलेटेड कुछ लिख लिया, फिर अपन उसको पॉइंट वाइज में लिखने की कोशिश करेंगे। आप कैसे भी लिखो, अभी मैं उसमें जा ही नहीं रहा हूं कि ये सब हेडिंग्स को पॉइंट्स बॉक्स में नहीं बनाना है, वे फॉरवर्ड को ऐसे नहीं लिखना है। वट एवर वे यू वांट टू राइट, यू जस्ट राइट। अगर आप उसको अपलोड करेंगे तो हम उसको इवैल्यूएट भी करेंगे। मतलब अगर कम कॉपी हुई 200-300 के आसपास तो मैं ही कर दूंगा, ज्यादा हुई तो देन टीम से इवैल्यूएट कराएंगे। क्वेश्चन है डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट अपॉन डिजिटलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। आपने इंट्रो की जगह बनाई कंक्लूजन, फिर आपने सिर्फ इंट्रो लिखा, इंट्रो 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 ओनली। फिर पार्ट सब पार्ट्स के बॉक्सेस छोड़े आपने, कितने पार्ट सब पार्ट्स में, फिर उसके अंदर हेडिंग्स लिखी आपने, फिर आपने पॉइंट जनरेट कर दिए। मैं अभी गया ही नहीं हूं कि हर पॉइंट में एग्जांपल चाहिए, फैक्ट चाहिए, केस स्टडी चाहिए, फिगर चाहिए, डायग्राम चाहिए। बहुत ऊपर आता हूं। अपन क्या करते हैं ना, बेसिक हाइजीन फैक्टर को भूल जाते हैं और सीधा लिखते हैं कि नहीं मुझे अब इसमें माइक्रो डायग्राम बनाना है, अच्छा फैक्ट फिगर देना है, केस स्टडी देना है। ऐसे नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे ही आपको जाना पड़ेगा। ये पहुंच गए हम और फाइनली कंक्लूजन्स लिखे आपने अलग अलग से। यहां आके अपन ने ये प्रैक्टिस हमें अलग करनी है, कंक्लूजन सिर्फ कंक्लूजन सिर्फ कंक्लूजन सिर्फ कंक्लूजन, 5 क्वेश्चंस की अलग अलग, और फिर फाइनली आंसर बन गया यार। तो यहां तक पहुंचने में आपको, आप लगाओ ये पूरा लिखने में अपने को 1-1.5 महीना लग जाएगा, 40-45 डेज लगेगा। जब आप इतने, मतलब आपके लेवल पे मैं बता रहा हूं, मैं 3 वीडियोस में करूंगा। आपके लेवल पे अगर आप चाहो कि इस टाइप का एक आंसर लिखने में, तो आपको 40-45 डेज लगेंगे। बट 40-45 डेज के बाद आप इस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि आप एक आंसर लिख पाओ इस तरीके का। ये सेकंड है, सब डायग्राम, पॉइंट्स, फिगर्स, एग्जांपल, फैक्ट फिगर, माइक्रो डायग्राम एंड ऑल करके यहां तक पहुंचने में आपको 40-45 डेज लग जाएंगे। इंट्रोडक्शन 3 पॉइंट्स, बॉडी 1 2 3 4 5, नेक्स्ट हेडिंग 1 2 3 बिकॉज कंपैरिजन था, सोर्सेज ऑफ फंडिंग 1 2 3 4, कंक्लूजन, जीरो टॉलरेंस। सो इफ यू वांट टू रीच टू दिस लेवल 45 डेज के आसपास में आपको लगेगा। अच्छा कंटेंट याद करना पड़ेगा, उसका एक स्मॉलर वर्जन कराऊंगा मैं आपसे, है ना। आई विल गिव यू 3 टॉपिक्स, उन 3 टॉपिक्स को आप पढ़ के आओगे अभी नेक्स्ट क्लास से पहले। उन टॉपिक्स के बाद उसी पे अपन आंसर राइटिंग एंड ऑल वाला पार्ट करेंगे। ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट और यंगेस्ट हैं अपने साल, अपने बैच के। वेरी वेरी ओबीडियंट एंड डाउन टू अर्थ किड, है ना। आनंद अगेन इज अ वेरी नाइस किड, ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था मेरा, क्यूपी का ही स्टूडेंट है, इसी बार के ही बच्चे हैं इस वाले पार्ट के लिए। वेरी नाइस। तेजस डॉक्टर साहब, जो इनके फादर साहब हैं, ही इज अगेन मेट मी मल्टीपल टाइम्स प्रिपरेशन के दौरान। यूजुअली ऐसा मैंने देखा है, मतलब जहां पे पेरेंट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है टीचर्स के साथ में, वहां बच्चे का सक्सेस रेट ज्यादा रहता है। आप देखेंगे जो मैं ये सब टॉपर गिना रहा था, रितिका के पेरेंट्स टच में थे स्टार्टिंग प्रिपरेशन में, 2-3 बार मिले थे मेरे से प्रिपरेशन के दौरान में भी, लेटर ऑन तो छोड़ो चलो। देन सिम्मी के पेरेंट्स भी प्रिपरेशन के टाइम पे मिलते थे, इनके पेरेंट्स नहीं मिले। आदित्य शर्मा ऑनलाइन जल्दी जल्दी निकल गया था, वो दिल्ली नहीं आए थे, वहीं से प्रिपेयर कर रहे थे, ये भी दिल्ली के टाइम पे नहीं मिल पाए थे। देन तेजस के पेरेंट्स, बहुत सारे बच्चों के जहां पेरेंट्स मिलते हैं सक्सेस परसेंटेज यूजुअली मैंने हल्का सा ज्यादा देखा है। ही मेट मी व्हेन ही वाज आईपीएस, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए आया था मेरे पास बच्चा, अच्छा बच्चा है। देन आनंद शर्मा अगेन इज जो 4 प्रीलिम्स नहीं हुए थे तब मिले थे मुझसे। सो इस बार आईएएस बने, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एक्चुअली, बहुत बढ़िया बच्चा है। जयबिंद, आपने शायद ऑनलाइन वीडियो देखे होंगे, असम कैडर के कांस्टेबल का बच्चा बना आईपीएस एंड ऑल, बढ़िया बच्चा है ये भी। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि बेटा एमएसपी इन एग्रीकल्चर कंटेंट में दे दूंगा आपको, या फिर आप मेंस बूस्टर सीरीज से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको कहां जाना है, आपको मेंस बूस्टर सीरीज में जाना है, अपने डाउनलोड किया था क्या वो? तो आप मेंस बूस्टर सीरीज में एक तो जाएंगे आप एग्रीकल्चर, अलग से भी मैं कंटेंट टेलीग्राम चैनल पे डलवाऊंगा, आप वहां से देख लेना।
एक आप क्रॉपिंग पैटर्न पे जाएंगे, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न, पेज नंबर 48 49, उसको पढ़ेंगे। फिर सेकंड आपने एमएसपी पढ़ना है, इसमें से होगा कहीं एमएसपी वाला पार्ट कहीं होगा, वहां से आप देख लेना। ये मिनिमम सपोर्ट 5.25 मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखना है। फिर इंडस्ट्रीज में आपको एमएसएमई पढ़ना है यहाँ पे। तो अगर कंटेंट नहीं है तो मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा, बट आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं भाई नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। फिनिश दीज 3 टॉपिक्स, एमएसपी इन एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न एंड एमएसएमई। और 2 मैं आपको वीडियोस देखने को दूंगा छोटे छोटे। ये 2 वीडियोस और ये कंटेंट आप नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़ के आएंगे। कंटेंट में कुछ कीवर्ड्स होंगे, कुछ फैक्ट्स होंगे, कुछ पूरा लिटरेचर होगा एटसेट्रा, मतलब क्यूपी का मेरा शॉर्टर वर्जन होगा उस पार्ट के लिए। और 2 दिन बाद मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 2 दिन में आप पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्लास लेंगे जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बेस्ड चलेगा, ठीक है। सो होपफुली आज की क्लास से अपन को आज जेनरिक पॉइंट यहाँ के इसकी अलग से लिस्ट बना लेनी है भैया ना, ये लिस्ट जरूर बना लेना, 5 थिंग्स विच यू हैव टू डू एंड यू डोंट हैव टू डू। 2 दिन में टेलीग्राम चैनल पे करना क्या है, ये वाली प्रैक्टिस, ये सब आपको इंफॉर्मेशन वही मिलेगा टेलीग्राम नहीं, शायद व्हाट्सएप है। तो ये डूज एंड डोंट्स वाला पार्ट आपको अभी कवर कर लेना है।